मेरी बेस्ट फ्रेंड ने वाइटनिंग गोरापन लाने वाला सेट खरीदा था। मुझे मुफ्त में पिंपल्स मुहासों के लिए 2 सैंपल पैक मिले। फिर सिर्फ एक रात में मेरे मुहासे कम हो गए इतनी जल्दी। मैंने बेमन से झिझकते हुए एक आई क्रीम खरीदी थी। इसका असर सच में बहुत अच्छा है। मुझे लग रहा है जैसे मेरी आंखों के आसपास की झुर्रियाँ गायब हो गई हैं। यह महंगी है, लेकिन ये पैसे वसूल है। मैंने मास्क का एक बॉक्स खरीदा और कल रात एक का इस्तेमाल किया। इसे इस्तेमाल करने के बाद मुझे अपनी त्वचा बहुत नमीयुक्त, मॉइस्चराइज्ड और आरामदायक लगी। आज सुबह जब मैं उठी तो मैं पहले से बेहतर दिख रही थी। वाइटनिंग एसेंस बहुत ही शानदार है। ये बिल्कुल भी चिपचिपा नहीं है और मेरे ज़िद्दी मुहासों के दाग हल्के हो गए हैं। मैं इसका इस्तेमाल जारी रखने वाली हूँ ताकि देख सकूँ कि यह इन दागों को कब पूरी तरह ख़त्म करता है। ये जल्दी ही होना चाहिए क्योंकि इसकी गति असर अविश्वसनीय है। इन कमेंट्स और तस्वीरों को देखकर ऑनलाइन लोग उत्तेजित, हैरान, परेशान हो गए। ऐसा तो नहीं था कि होंग्यान यूथ ने कोई ऑनलाइन सेना पेड कमेंटर्स काम पर रख ली हो, है ना? ये बहुत ज़्यादा था। अभी एक ही रात हुई थी और इतना स्पष्ट साफ असर दिखने लगा। क्या ये कोई फेसलिफ्ट सर्जरी थी? कुछ लोग इन कमेंट करने वालों की जानकारी खंगालने लगे ताकि यह सबूत मिल सके कि वे भाड़े के पैसे लेकर कमेंट करने वाले लोग थे, लेकिन काफ़ी देर छानबीन करने के बाद भी उन्हें वह सबूत नहीं मिला जिसकी उन्हें तलाश थी। कमेंट करने वालों के अलावा कुछ ब्यूटी ब्लॉगर्स भी थे जिन्होंने जल्दी ही वीडियो रिव्यूज़, समीक्षाएं पोस्ट कर दिए। बिना किसी अपवाद के वे सभी होंग्यान यूथ उत्पादों के अद्भुत असर की तारीफों के पुल बांध रहे थे। इससे कई लोगों को शक होने लगा, होंग्यान यूथ ने ऐसा तमाशा माहौल बनाने के लिए कितने पैसे खर्च किए थे? उन सभी के रिव्यू अच्छे थे। ये कुछ ज़्यादा ही हो रहा था। क्या होंग्यान यूथ सच में इतना अच्छा था? क्या कोई घरेलू देसी उत्पाद इतना बेहतरीन हो सकता है? जब वे शक कर ही रहे थे कि कई हस्तियों, सेलिब्रिटीज़ ने भी पोस्ट कर दिया। उनका कंटेंट भी कोई टोन जैसा ही था और होंग्यान यूथ के सेट के साथ कई तस्वीरें थीं जिनमें से ज़्यादातर इस्तेमाल हो चुकी, खाली होने वाली थीं। मेकअप आर्टिस्ट ने कहा कि मेरी त्वचा पहले से बहुत अच्छी हो गई है। वाहवाही, तारीफ, नीज़े हाय। पुरुष कलाकारों के लिए गुजारा करना मुश्किल है। अगर मेरी त्वचा अच्छी नहीं होती तो मेकअप करना मुश्किल होता। खुशकिस्मती से मेरे पास होंग्यान यूथ है, शी शुहांग। यह मेरी जवानी का राज है, लिन बेरोंग। मुझे होंग्यान यूथ से प्यार है, यिन जियाओ जियाओ। हस्तियों की इन पोस्ट्स को देखकर लोग दंग रह गए। हालांकि कुल मिलाकर 10 से कम स्टॉर्स ही थे, लेकिन उनमें पुरुष और महिलाएं दोनों शामिल थे और वे सभी होंग्यान यूथ की तारीफ कर रहे थे, जो कि अद्भुत था। होंग्यान यूथ का एंडोर्समेंट विज्ञापन निशा शर्मा कर रही थी या वे लोग कर रहे थे? क्या इतना समर्पित होने की ज़रूरत थी? आमतौर पर सेलिब्रिटीज़ कई ब्रांड्स के स्किनकेयर उत्पादों का इस्तेमाल करते थे। आखिरकार हर ब्रांड का एक स्टार सबसे अच्छा उत्पाद होता था। शायद इस वाले की आई क्रीम अच्छी हो, शायद उस वाले का एसेंस सबसे अच्छा हो। लोग आमतौर पर सभी स्किनकेयर उत्पाद एक ही जगह से नहीं खरीदते थे। हालांकि स्टोर्स निजी तौर पर यह बात नहीं करते थे कि वे किन स्किनकेयर उत्पादों का इस्तेमाल करते हैं, खासकर वे जो बाद में ब्यूटी एंडोर्समेंट, सौंदर्य विज्ञापन पाना चाहते थे। यह एक तरह की वर्जित मना बात थी। अगर वे ऐसा करते तो कौन उन्हें विज्ञापन करने के लिए ढूंढता? एक प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन के रूप में ये यकीन करने लायक नहीं होता अगर वे अपनी कंपनी के बजाय दूसरी कंपनियों के उत्पादों का इस्तेमाल करते। इसीलिए स्टोर्स आमतौर पर इतनी सीधी बात नहीं करते थे। अब ये लोग इतने स्पष्ट, सीधे तरीके से होंग्यान यूथ के बारे में अच्छी बातें कहने के लिए सामने आ रहे थे, जो बहुत ही असामान्य, अजीब था। होंग्यान यूथ ने पीआर प्रचार पर कितना पैसा खर्च किया था? ये बहुत सारा पैसा था। जल्द ही उनके मुंह पर फिर से तमाचा पड़ा। इन कलाकारों के फैंस गुस्से में थे क्योंकि कहा जा रहा था कि वे अपनी अंतरात्मा, ईमानदारी के खिलाफ जाकर विज्ञापन कर रहे थे। जल्द ही फैंस ने अपने आइडल्स चहेते स्टॉर्स की पुरानी पोस्ट्स खोज निकालीं। काफ़ी आश्चर्य की बात थी कि उन्हें सच में आइडल्स के चेहरों की कुछ पुरानी तस्वीरें मिल गईं। फैंस ने अपने आइडल्स चहेते स्टॉर्स की पिछली तस्वीरों की उनकी वर्तमान, अभी की तस्वीरों से तुलना की और वे तुरंत समस्या, बदलाव देख सकते थे। मैं गलत था। मैंने शुरू में सोचा था कि होंगहांग निशा दीदी का समर्थन करने की कोशिश कर रहा था और इसीलिए वह बोलने के लिए सामने आया, लेकिन मुझे हैरानी हुई। ये सच है, होंगहांग की त्वचा पहले बहुत अच्छी नहीं थी, लेकिन अब ये बहुत बदल गई है। हमारे हाई भाई के लिए भी अंतर बहुत बड़ा है, लेकिन तुम लोग इन भद्दी खराब तस्वीरों को निकालने के लिए कहाँ कहाँ गए? दबी हुई हंसी। लिन बीइंग के पहले और बाद में सबसे बड़ा अंतर है आखिरकार वह बड़ी उम्रदराज है। उसका मेकअप पहले काफ़ी भारी ज़्यादा हुआ करता था और वह हमेशा थोड़ी पुरानी दिखती थी। इन दिनों उसका मेकअप बहुत सुंदर है और वह बहुत छोटी, जवान दिख रही है। उसकी आंखों के किनारों की महीन रेखाएं, झुर्रियाँ गायब हो गई हैं। क्या ऐसी अफवाह नहीं थी कि यंग दीदी त्वचा विशेषज्ञ के पास ट्रीटमेंट के लिए गई थी? अब पता चला कि उसने होंग्यान यूथ का इस्तेमाल किया था।
फैंस ने तुलना करने के लिए ये तस्वीरें निकाली और उन्हें मानना पड़ा, अंतर सच में उल्लेखनीय शानदार था। बात यहीं खत्म नहीं हुई। देखो मुझे क्या मिला। किसी ने कुछ स्क्रीनशॉट्स के साथ एक लिंक पोस्ट किया। स्क्रीनशॉट में एक ऐसा चेहरा था जिसकी आंखें, नाक और मुंह धुंधले ब्लर किए गए थे। ब्लर काफ़ी गहरा था, लेकिन चेहरा अभी भी पहचाना जा सकता था। ये यिन जियाओ जियाओ है ना? जब आपने लिंक पर क्लिक किया तो वह एक पोस्ट थी। पोस्ट बहुत ही साधारण थी, उसकी त्वचा में होने वाले बदलावों को दर्ज करने वाला एक जर्नल डायरी। इस पोस्ट की तारीख से पता चलता था कि यह 1 महीने से ज़्यादा पुरानी थी। इसे एक सोशल नेटवर्किंग साइट के ब्यूटी बोर्ड पर पोस्ट किया गया था, जहां लोग स्किन केयर उत्पादों के बारे में चर्चा करते थे और सुझाव टिप्स साझा करते थे। ये पोस्ट एक साधारण से कारण से बहुत लोकप्रिय नहीं थी। हर किसी को लगा कि यह एक मजाक प्रैंक है। पहली तस्वीर में इस चेहरे की त्वचा थोड़ी खुरदरी थी और रोमच्छिद्र थोड़े बड़े थे। दूसरी तस्वीर में त्वचा बहुत अधिक नाजुक मुलायम हो गई थी और रोमच्छिद्र काफ़ी सिकुड़ गए थे। तीसरी तस्वीर में त्वचा और भी बेहतर थी, एकदम शीशे जैसी साफ दिख रही थी, जैसे कि उसने कोई केमिकल पील ट्रीटमेंट करवाया हो। बात ये थी कि हर तस्वीर सिर्फ एक दिन के अंतर पर ली गई थी। एक दिन में त्वचा में इतने बदलाव आ गए, और बदलाव बहुत तेज और बड़ा चढ़ाकर पेश किया गया था। यह तो बस हर किसी का मजाक उड़ाना था। बदलाव होने में कम से कम कुछ दिन तो लगे ही होंगे, है ना? नीचे दिए गए कमेंट्स ने भी इस इंसान के घमंड और बेवकूफ़ी की निंदा की थी। ये लोगों के लिए उत्पादों के विचारों, आइडियाज़ को साझा करने की जगह थी, और तुम यहाँ खेलने आए हो। बाहर निकलो और वापस मत आना। 3 या 4 तस्वीरें पोस्ट करने के बाद शायद पोस्ट करने वाले की हर किसी के साथ खिलवाड़ करने, मजाक करने में दिलचस्पी खत्म हो गई थी, इसलिए उसने आगे तस्वीरें पोस्ट नहीं की। धीरे धीरे ये पोस्ट नीचे गर्त में चली गई। अगर आज इस पोस्ट को न खोदा निकाला गया होता तो लोगों को सच में पता नहीं चलता कि यह पोस्ट यिन जियाओ जियाओ की थी। यिन जियाओ जियाओ एक बहुत ही स्पष्टवादी, सीधी बात करने वाली अभिनेत्री थी और उसके नी ज़ेहाई के साथ बहुत अच्छे संबंध थे। जब पहले नी ज़ेहाई को बदनाम किया गया था तो वह उसका समर्थन करने के लिए सामने आई थी, इसलिए सभी लोग जानते थे कि वे दोनों करीब थे। हालांकि वह आमतौर पर सोशल मीडिया पर ज़्यादा पोस्ट नहीं करती थी और उसके बारे में ज़्यादा गपशप अफवाहें भी नहीं होती थी, इसलिए वह इतनी लोकप्रिय नहीं थी। किसी को उम्मीद नहीं थी कि वह इस तरह के ज़ोरदार तरीके से सबका ध्यान खींचेगी। ये पोस्ट सच में कमाल की थी। अगर यह पहले की बात होती तो लोग इस पोस्ट को सिर्फ एक मजाक समझते। अब दूसरे ब्लॉगर्स के कमेंट्स देखने के बाद सभी को एहसास हुआ कि होंग्यान यूथ सच में बहुत बढ़िया था। बदलाव इतनी जल्दी हुआ था। हर तस्वीर सिर्फ एक दिन के अंतर पर ली गई थी और केवल 2 या 3 दिनों में ही कायापलट करने वाला असर दिख रहा था। क्या ये कोई मिथक, झूठ, काल्पनिक बात था? कुछ लोगों को शक था कि होंग्यान यूथ ने इसके लिए बहुत पहले से तैयारी कर रखी थी, लेकिन 2 दिनों बाद और भी ब्लॉगर्स के कमेंट्स आ गए। 2 दिन और मेरा चेहरा ही बदल गया। इतनी जल्दी में होंग्यान यूथ की जमकर तारीफ करना, उसे आसमान पर चढ़ाना चाहती हूँ। ने थोड़ा महंगा था, लेकिन ये पैसे वसूल है। मैं भी होंग्यान यूथ की तारीफों के पुल बांधने वाली हूँ। मेरे पिंपल्स मुहासे गायब हो गए हैं, वे चले गए, सब चले गए। मैं 20 की उम्र के पार हूँ और मुझे अभी भी हर समय मुहासे रहते हैं। मैंने हर तरह की क्रीम और मुहासे वाले उत्पादों का इस्तेमाल किया है, लेकिन उनका कोई खास असर नहीं हुआ। मैं केवल 2 दिनों से होंग्यान यूथ का इस्तेमाल कर रही हूँ। 2 दिन मेरा चेहरा देखो। जोड़ तस्वीर। मैंने अपनी माँ को आई क्रीम की एक बोतल दी और फिर मेरी माँ ने जाकर कई और बोतलें खरीद लीं। वाइटनिंग एसेंस बहुत ही शानदार है। मैंने एक छोटा सा सैंपल आजमाया और फिर मेरा बटुआ ही खाली हो गया। होंग्यान यूथ कमाल का है, मेरा बटुआ पैसे। जब लोगों ने ये बड़ा चढ़ाकर किए गए कमेंट्स देखे तो उनके मुंह के कोने फड़के, उन्हें अजीब लगा। क्या ये कुछ ज़्यादा नहीं हो रहा था? जल्द ही उनके मुंह पर फिर से तमाचा पड़ा। इस बार पोस्ट करने वाले सिर्फ कुछ साधारण ब्लॉगर्स ही नहीं थे, बल्कि कुछ अमीर लड़कियां भी थीं। मुझे अभी अभी पता चला है कि मैं पहले जिस उत्पाद का इस्तेमाल कर रही थी उसे होंग्यान यूथ कहा जाता है। मेरी माँ ने मुझे इसकी सिफारिश की थी। क्या यह अब आम बाजार में भी उपलब्ध है? देखो मुझे अपनी माँ के ड्रेसअप पर क्या मिला। जोड़ तस्वीर। मुझे लगता है कि होंग्यान यूथ पहले केवल उच्च श्रेणी के हाई क्लास ब्यूटी क्लबों में इस्तेमाल किया जाता था, लेकिन अब यह बाजार में आ गया है। यह अच्छी बात है, कम से कम अब स्टॉक खत्म होने की चिंता तो नहीं करनी पड़ेगी। जिन लोगों ने ये पोस्ट की थी वे अमीर लड़कियां थीं जो आमतौर पर डिज़ाइनर बाइक्स और लग्जरी कारों का दिखावा करती थीं, जो अक्सर आम लोगों से एक अलग शैली स्टाइल पेश करती थीं, क्योंकि उनकी पोस्ट से पैसे की महक, अमीरी की झलक आती थी। अब लोगों को पता चल गया था कि वे लंबे समय से होंग्यान यूथ का इस्तेमाल कर रही थीं। धत्तेरे की वे किसी बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड का इस्तेमाल नहीं कर रही हैं, बल्कि घरेलू ब्रांड होंग्यान यूथ का कर रही हैं।
वे इतनी अमीर थीं, वे किसी भी उत्पाद का इस्तेमाल कर सकती थीं, लेकिन उन सभी ने होंग्यान यूथ का इस्तेमाल किया, जो होंग्यान यूथ के असर को पूरी तरह से समझा देता था। कैसा रहे अगर हम भी इसे आजमाएं? सैंपल्स, नमूने भी तो थे, है ना? अगर कोई एक पूरा सेट नहीं खरीद सकता था, तो वह पहले एक बोतल खरीद सकता था। इसलिए कई लोग होंग्यान यूथ के काउंटर पर गए। फिर उन्हें पता चला कि होंग्यान यूथ के वहाँ कितने सारे ग्राहक थे। अन्य ब्रांड्स की काउंटर गर्ल्स भी दंग रह गई थीं। कुछ दिन पहले ये होंग्यान यूथ अचानक कहीं से आ गया था और बस मॉल में दिखाई देने लगा था। उन्हें नहीं पता था कि इस ब्रांड में ये सोचने की हिम्मत कहाँ से आई कि वे बड़े अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड्स के बराबर हो सकते हैं। वे यहाँ रहकर उनके ब्रांड्स का स्तर क्लास गिरा रहे थे। हालांकि पिछले कुछ दिनों के बदलावों ने उन सभी को हक्का बक्का कर दिया था। पहले दिन काफ़ी कम कुछ ही ग्राहक थे, शायद निशा शर्मा के एंडोर्समेंट विज्ञापन के कारण, लेकिन वहाँ काफ़ी ग्राहक थे, जिनमें कई युवा महिलाएं भी शामिल थीं। भले ही आपने कुछ न खरीदा हो, आप कुछ सैंपल्स ले सकते थे। ये जगह काफ़ी जीवंत, भीड़ भाड़ वाली लग रही थी, लेकिन आमतौर पर वहाँ ज़्यादातर लोग सिर्फ देखने आए थे और बहुत कम लोगों ने कुछ खरीदा। दूसरे दिन ग्राहकों की संख्या पिछले दिन के समान ही थी, लेकिन ज़्यादा लोगों ने उत्पाद खरीदे। ये तीसरा दिन था और आश्चर्यजनक रूप से ग्राहकों की संख्या में भारी उछाल आया था। इसका कोई तुक नहीं था, ये समझ से परे था। क्या ये संभव था कि होंग्यान यूथ की कोई क्लियरेंस सेल, छूट वाली सेल चल रही हो? हालांकि कोई क्लियरेंस सेल भी इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर नहीं हो सकती, है ना? इसके अलावा यहाँ तक कि उन्हें भी, जिन्हें महंगे स्किनकेयर उत्पादों की आदत थी, लगा कि होंग्यान यूथ की कीमत बहुत महंगी थी। क्या इन ग्राहकों को भी ऐसा ही नहीं लगा? उनकी उलझन ग्राहकों के उत्साह को नहीं रोक सकी। महिलाओं और कुछ पुरुषों के लिए भी उनकी त्वचा, स्किन देखभाल करने वाली चीज़ थी। अगर कोई उत्पाद असरदार, प्रभावी था, तो वे ज़्यादा पैसे खर्च करने को तैयार थे। अन्य स्किनकेयर ब्रांड्स के उत्पादों के साथ आपको परिणाम देखने के लिए उन्हें लंबे समय तक इस्तेमाल करना पड़ता था, लेकिन होंग्यान यूथ का असर तुरंत होता था। इसे इस्तेमाल करने के बाद आपको कुछ अलग ही महसूस होता था। जब हर कोई कह रहा था कि यह असरदार है, तो इस प्रलोभन, लालच का विरोध कौन कर सकता था? यह एक वायरल उत्पाद की ताकत थी। महज एक हफ्ते में होंग्यान यूथ की बिक्री आसमान छूने लगी थी। ऑनलाइन रिव्यूज, समीक्षाएं देखने के बाद दूसरी जगहों से कई लोग इसे खरीदने के लिए जी सिटी की ओर दौड़ पड़े। आखिरकार होंग्यान यूथ के काउंटर फिलहाल केवल जी सिटी में ही थे। अब ऐसा लग रहा था कि दूसरी जगहों पर भी काउंटर खोले जा सकते हैं। भारी समर्थन के कारण होंग्यान यूथ की बिक्री एक चौंका देने वाले, मुंह खुला छोड़ देने वाले स्तर पर पहुंच गई थी। अन्य लोग सटीक आंकड़े तो नहीं देख सकते थे, लेकिन काउंटर पर आने वाले लोगों की रोजाना की भीड़ से वे अनुमानित आंकड़ों का अंदाजा लगा सकते थे। अन्य कंपनियों के प्रमुख हेड्स ये देखकर हक्के बक्के दंग रह गए। यह पागलपन की हद थी। पहले कुछ दिनों में विशेष ऑफर्स, छूट थे, इसलिए वहां ज्यादा ग्राहक थे और यह सामान्य बात थी। हालांकि जैसे जैसे समय बीता, ग्राहकों का आना जारी रहा। सबसे डरावनी बात तो ये थी कि जब वे ऑनलाइन सर्च करने गए, तो उन्हें केवल अच्छे रिव्यूज ही देखने को मिले। चाहे वे फैंस, प्रशंसक हों या राहगीर, आम लोग जिन्होंने भी होंग्यान यूथ खरीदा था, सभी ग्राहकों ने ऑनलाइन अपने रिव्यूज पोस्ट किए थे। पहले लोग केवल ट्रेंड को फॉलो कर रहे थे, भीड़ की चाल चल रहे थे, या यूं कहें कि वे बस ये देखना चाहते थे कि क्या ये सच में उतना ही अच्छा है जितना सभी ने कहा था, या ये सब सिर्फ एक पीआर, पब्लिसिटी स्टंट था। दांत पीसकर, हिम्मत करके, पैसे खर्च करके इसे खरीदने के बाद उन्हें पता चला कि यह सच में पैसे वसूल था। इसलिए बात फैल गई और जल्द ही होंग्यान यूथ हर जगह मशहूर हो गया। प्रचार प्रमोशन का चरम पीक तब आया जब निशा शर्मा ने 3 भाग्यशाली लकी फैंस को चुना। वह 50,000 युआन का गिफ्ट पैकेज था। बहुत से लोग उन 3 भाग्यशाली फैंस से ईर्ष्या, जलन कर रहे थे। पिछले कुछ दिनों में होंग्यान यूथ कई बार हॉट सर्च लिस्ट, ट्रेंडिंग लिस्ट में सबसे ऊपर पहुंच गया था, और प्रवक्ता, स्पोक्सपर्सन निशा शर्मा भी कई बार हॉट सर्च लिस्ट में आ चुकी थी। जो लोग पहले निशा शर्मा का मजाक बनते तमाशा देखने का इंतजार कर रहे थे, वे दंग रह गए थे। उन्होंने सोचा था कि इस घटना की वजह से निश्चित रूप से निशा शर्मा को बहुत भारी नुकसान होगा। हालांकि यह केवल एक साधारण सा एंडोर्समेंट विज्ञापन था, लेकिन इसके पीछे एक बहुत ही अलग अर्थ छिपा था। अगर होंग्यान यूथ की गुणवत्ता, क्वालिटी अच्छी नहीं होती, या ये महंगी कीमत वाला महज कोई नौटंकी, गिमिक उत्पाद होता, तो निशा शर्मा को उसके बाद कोई अच्छा एंडोर्समेंट नहीं मिल पाता, क्योंकि लोगों को लगता कि उसके द्वारा विज्ञापित सभी उत्पाद खराब, धोखेबाज होते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, जनमत, लोगों की राय बहुत महत्वपूर्ण था। अगर वह दिखावटी और बेईमान होने से जुड़ जाती, उसकी छवि खराब हो जाती, तो बाद में उससे जुड़े किसी भी उत्पाद पर भी दाग लग जाता। जब भी वे उसे देखते, तो हर कोई यही सोचता कि उसका नया उत्पाद भी बेईमान, खराब ही होगा।
इसलिए जिस किसी के पास दिमाग था और जो ठीक से विकास करना आगे बढ़ना चाहता था, वह उसे एंडोर्समेंट के लिए पूछने की हिम्मत नहीं करता। चीज़ें वैसे नहीं चल रही थी जैसा उन्होंने सोचा था। इसके विपरीत होंग्यान यूथ की स्थिति उनकी कल्पना से परे बहुत शानदार थी। कुछ कलाकारों ने किसी के जरिए होंग्यान यूथ उत्पादों का एक सेट मंगवाया था और 2 दिनों तक उनका इस्तेमाल करने के बाद उनका दिल बैठ गया, ठंडा पड़ गया। उत्पाद खराब नहीं था, इसके विपरीत ये बहुत ज़्यादा अच्छा था। हालांकि होंग्यान यूथ जितना बेहतर होता, निशा शर्मा का फ़ायदा उतना ही बड़ा होता और वे जलने वाले उतने ही दयनीय दुखी हो जाते। अब जब होंग्यान यूथ इतना अच्छा कर रहा था तो भला वे परेशान नाराज़ कैसे न होते। बेशक वे सबसे ज़्यादा शर्मिंदा नहीं थे। वे बस छिपकर निशा शर्मा को शर्मिंदा होते हुए देखने का इंतज़ार कर रहे थे और उन्होंने इसे खुलेआम जाहिर नहीं किया था, इसलिए इस आभासी तमाचे वर्चुअल स्लैप से उन्हें कोई खास चोट नहीं पहुंची थी। जिसका चेहरा सूज गया था, जिसे सबसे जोर का तमाचा पड़ा था, वह वीएफ का विल्सन था। विल्सन निशा शर्मा के प्रति जितना दुर्भावनापूर्ण बुरा था और उसने जितनी ज़्यादा बकवास की थी, यह उसके लिए अब उतना ही अपमानजनक था। वह उसे ब्लैकलिस्ट बैन करना चाहता था। निशा शर्मा ने अब खुद के लिए एक नया रास्ता बना लिया था। इसके अलावा होंग्यान यूथ का नाम अब पूरे हुआ देश में फैल गया था। हालांकि कुछ जगहों पर अभी भी होंग्यान यूथ के काउंटर नहीं थे, लेकिन इससे बाद के विकास तरक्की पर कोई रोक नहीं लगी। इसका ये भी मतलब था कि भविष्य में विकास की अपार संभावनाएं थीं। हालांकि होंग्यान यूथ महंगा था, लेकिन इसका असर बहुत शानदार था। इसके अलावा होंग्यान यूथ एक घरेलू देसी उत्पाद था। हुआ देश एल की ब्यूटी इंडस्ट्री सौंदर्य उद्योग में कई ब्रांड्स थे, लेकिन बड़े विदेशी ब्रांड्स के सामने वे सभी कमज़ोर और दब्बू दिखते थे। जब भी स्किनकेयर त्वचा की देखभाल उत्पादों का जिक्र आता तो लोग विदेशी ब्रांड्स को चुनने के लिए ज़्यादा इच्छुक होते थे। हर किसी के दिमाग में यही बात थी कि घरेलू देसी उत्पाद घटिया होते हैं, उनका असर बहुत अच्छा नहीं होता है और वे काफ़ी निचले दर्जे के होते हैं। इसलिए लोग विदेशी उत्पादों पर ज़्यादा पैसा खर्च करना पसंद करते थे। अब हुआ देश की स्किनकेयर इंडस्ट्री में सबसे ज़्यादा बिक्री टॉप सेल्स वाले लगभग सभी ब्रांड्स विदेशी थे। अगर उनमें कुछ घरेलू ब्रांड्स थे भी, तो करीब से देखने पर आपको पता चल जाएगा कि वे सभी संयुक्त उद्यम साझेदारी वाली कंपनियां थे। उनमें से कोई भी 100% घरेलू देसी ब्रांड नहीं था। इसके बारे में बात करना दिल तोड़ने वाला था। हालांकि वे कर भी क्या सकते थे। स्किनकेयर इंडस्ट्री में बहुत अधिक प्रतिस्पर्धा कंपटीशन थी और इसमें बहुत ज़्यादा निवेश इन्वेस्टमेंट पैसे की ज़रूरत होती थी। पर्याप्त निवेश के बिना वे बेहतर उत्पाद कैसे विकसित कर बना सकते थे। अच्छी कीमत पर बेचने लायक एक बेहतरीन उत्पाद के बिना निवेश का पैसा कहां से आएगा। इससे भी डरावनी बात यह थी कि भले ही आपने पर्याप्त पैसा निवेश कर दिया हो, लेकिन इस बात की कोई गारंटी नहीं थी कि आपको अच्छे परिणाम नतीजे मिलेंगे ही। धीरे धीरे लोगों का अपने ही देश के ब्रांड से विश्वास उठ गया और स्वाभाविक रूप से उन्होंने घरेलू ब्रांड्स को नहीं चुना। जब बिक्री की मात्रा सेल्स कम थी तो बेहतर उत्पाद बनाने के लिए पर्याप्त पैसा नहीं था। जब कोई बेहतर उत्पाद नहीं होंगे तो लोग और अधिक खरीदारी नहीं करेंगे। इस तरह के दुष्चक्र के साथ बदलाव लाना बहुत मुश्किल था। अब कई लोगों की सोच पक्की फिक्स्ड हो गई थी कि स्किनकेयर में विदेशी ब्रांड्स ही बेहतर हैं। इसलिए होंग्यान यूथ के उभरने लॉन्च होने ने तुरंत हर किसी का ध्यान अपनी ओर खींच लिया। यहाँ तक कि न्यूज़ समाचारों में भी इस मामले पर रिपोर्टिंग की गई। ये देश के सम्मान की बात थी। कुछ लोगों ने होंग्यान यूथ और अन्य ब्रांडों के उत्पादों का परीक्षण, टेस्ट और तुलना की और परिणामों को देखकर हैरान रह गए। अन्य ब्रांडों ने बहुत सारे रासायनिक तत्वों को मिलाया था। बेशक ये तत्व सुरक्षित थे, लेकिन अगर आप उनका बहुत अधिक उपयोग करते हैं तो वे आप पर थोड़ा बहुत नकारात्मक असर डालेंगे ही। हालांकि होंग्यान यूथ ने शुद्ध पौधों के अर्क उपयोग किया था और इसमें कोई भी हानिकारक पदार्थ नहीं था। ये सच में अद्भुत था। एक बार जब ये टेस्ट पूरा हो गया तो होंग्यान यूथ की प्रसिद्धि शोहरत एक नए स्तर पर पहुंच गई। इस टेस्ट में वी सहित कई ब्रांड शामिल थे। सच कहा जाए तो वीएफ के उत्पाद खराब नहीं थे, लेकिन विल्सन ने पहले निशा शर्मा को ब्लैकलिस्ट बैन करने की कोशिश क्यों की थी। इसलिए फैंस ने विल्सन की पिछली टिप्पणियों कमेंट्स का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया। कुछ फैन ग्रुप लीडर्स के प्रबंधन देखरेख में हर किसी ने केवल विल्सन के लिए अपनी अवमानना, नफरत, विरोध व्यक्त की, न कि वी को इसमें घसीटा। हालांकि विल्सन गुस्से से लगभग मर ही गया था। उसे उम्मीद नहीं थी कि निशा शर्मा इस तरह पलटवार करेगी। और इससे भी ज़्यादा हैरानी की बात यह थी कि होंग्यान यूथ इतना अच्छा निकलेगा, यह बात बिल्कुल भी तार्किक, लॉजिकल, वैज्ञानिक नहीं थी। लोग एक बार जब उन्हें गुस्सा आ जाता है तो वे आसानी से अपना आपा होश खो बैठते हैं। विल्सन ने ऑनलाइन लोगों के साथ बहस की, टेस्ट रिपोर्ट की प्रामाणिकता, सच्चाई पर सवाल उठाए और रिपोर्ट बनाने वाले के इरादों पर संदेह व्यक्त किया। आखिरकार क्या कोई ऐसा ब्रांड जो अभी अभी सामने आया है उन उत्पादों से बेहतर हो सकता है जो सालों से चल रहे हैं।
तुम मजाक कर रहे हो। उसके संदेहों का सामना करते हुए दूसरे पक्ष ने एक आधिकारिक स्रोत से रिपोर्ट सामने रख दी, जिस पर लगी मुहर सील स्पष्ट रूप से दिखा रही थी कि इसमें कोई जालसाजी नहीं की गई थी। हालांकि विल्सन ने कुछ ऐसा कहा जिसका उसे जीवन भर पछतावा रहा। कौन जानता है कि यह तथाकथित अथॉरिटी संस्था की कोई जालसाजी हो? क्या आप हुआ देश के लोग इस क्षेत्र में बहुत प्रतिभाशाली नहीं हैं? किसी मुहर सील की नकल फर्जीवाड़ा करना आपके लिए एक आम बात है। ये शब्द किसी झील में गिरने वाले एक बड़े पत्थर की तरह थे जिसने हजारों लहरें पैदा कर दी, भारी हंगामा मचा दिया। वह हुआ देश के लोगों पर हमला कर रहा था, ये कहते हुए कि वे सभी झूठे हैं। इस रूढ़िवादिता स्टीरियोटाइपिंग पूर्वाग्रह ने तुरंत हर किसी को गुस्से से भड़का दिया, विस्फोट कर दिया। ये भेदभाव था। विल्सन के शब्दों ने तुरंत ही सभी को गुस्सा दिला दिया। होनग्यान यूथ की सफलता से हर कोई खुश था, लेकिन विल्सन को कुछ ऐसा कहना ही था। क्या वह ये कह रहा था कि हुआ देश के सभी लोग धोखा देना पसंद करते हैं? हर कोई गुस्से में था और कमेंट करने वाले उग्र उत्तेजित होने लगे और उससे उसकी बातों के लिए माफ़ी मांगने को कहने लगे। विल्सन को ऑनलाइन लोगों के इस गुस्से की कोई परवाह नहीं थी। वह हम देश से था और हुआ देश को लेकर जो रूढ़िवादी सोच स्टीरियोटाइप थी, वह पहले से ही बहुत अच्छी नहीं थी। निशा शर्मा के साथ जो हुआ, उसके बाद उसे लगा कि हुआ देश के लोग पाखंडी खेल, दोगलापन खेलने के बहुत शौकीन हैं। कियाओ वेयू ने उससे निशा शर्मा का एंडोर्समेंट विज्ञापन हासिल करने के लिए कहा था और मना किए जाने के बाद उसे गुस्सा आ गया था। उसकी राय में उसका विज्ञापन के लिए निशा शर्मा के पास जाना ही पहले से एक बहुत बड़ा एहसान था, और अंत में उसने उसे मना कर दिया था। बाद में उसे एहसास हुआ कि निशा शर्मा का सच में एक निजी मामला था। उसने संभवतः लंबे समय तक होनग्यान यूथ के साथ सहयोग काम किया था, वरना होनग्यान यूथ इतनी जल्दी लॉन्च नहीं हो सकता था। इस मामले में निशा शर्मा का उनकी कंपनी के साथ काम करने से मना करना एक सामान्य बात थी। हालांकि ये बात उसे सच में बहुत खटक परेशान कर रही थी कि निशा शर्मा उनके बजाय होनग्यान यूथ के साथ काम करना पसंद करेगी। उनकी कंपनी एक प्रसिद्ध अंतर्राष्ट्रीय ब्रांड थी। होनग्यान यूथ हुआ देश का बस एक छोटा सा ब्रांड था और यह अभी अभी शुरू हुआ एक नया स्टार्टअप था। निशा शर्मा ने उन दोनों में से होनग्यान यूथ को चुना। होनग्यान यूथ की बिक्री ने भी उसकी उम्मीदों को पार कर दिया था। एक साधारण स्थानीय लोकल ब्रांड की इतनी शानदार बिक्री, कुछ ही दिनों की बिक्री उनकी साल भर की बिक्री के बराबर थी। ओह, हुआ देश के बेवकूफ़ और घमंडी लोग, केवल वे ही इस तरह की चालें चल सकते थे। उन्होंने सिर्फ वीक वे को नीचा दिखाने के लिए इतना बड़ा तमाशा दिखावा किया था। वे कुछ ज़्यादा ही कर रहे थे। इसके अलावा लैब रिपोर्ट ने उसे और भी ज़्यादा आग बबूला कर दिया था। उसे लगा कि होनग्यान यूथ और निशा शर्मा ने इस बार हद पार कर दी है। उन्होंने होनग्यान यूथ को शीर्ष पर रखने के लिए इन तथाकथित मूल्यांकन रिपोर्टों में जालसाजी की होगी और उन पर कीचड़ उछाला होगा। ये बहुत ही घिनौना बकवास था। अपने गुस्से में उसने ऑनलाइन सभी के साथ जुबानी बहस लड़ाई की और उसके शब्द और भी अधिक अमर्यादित बुरे होते गए। अंत में उसने यहाँ तक कह दिया, हुआ देश के बेवकूफ़ लोग केवल झूठ बोलना जानते हैं। इस तरह के अपमानजनक शब्दों ने हुआ देश के लोगों को तुरंत गुस्से से भड़का विस्फोट कर दिया। वे हुआ देश को नीचा कैसे दिखा सकते थे जब वे उन्हीं के देश में पैसा कमा रहे थे? बेहतर होगा कि वह भाड़ में जाए, दफा हो जाए। नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स इतने गुस्से में थे कि वे उसे हुआ देश से बाहर निकलने के लिए कहने हेतु नीचे पागलों की तरह पोस्ट कर रहे थे। अगर वह हुआ देश से नफरत करता था तो उसे हुआ देश के लोगों से पैसा नहीं कमाना चाहिए। क्या उस हाथ को काटना उचित सही था जो आपको खिलाता हो? जिस थाली में खाओ उसी में छेद करना। कुछ लोगों ने विदेशी सोशल मीडिया साइट्स पर उसके द्वारा पोस्ट की गई जानकारी को भी खंगाला और हुआ देश के लोगों के खिलाफ उसकी और भी शिकायतें और भेदभाव पाया। अब तो जैसे ततैया के छत्ते में हाथ डाल दिया गया था। यह मामला कहानी तेजी से बिगड़ गया। केवल आधे दिन में #VF हुआ देश छोड़ो के पाठकों पढ़ने वालों की संख्या आसमान छूने लगी। स्थिति के बारे में जानने के बाद हर कोई आक्रोशित गुस्से में था और VF को बाहर निकलने के लिए चिल्लाने लगा। विल्सन को एहसास हुआ कि बात बहुत आगे बढ़ चुकी थी। लोगों ने VF का बहिष्कार बॉयकॉट करना शुरू कर दिया था और स्थिति बहुत ही खराब गड़बड़ हो रही थी, जिससे उसके पसीने छूटने लगे। इस समय तक प्रधान कार्यालय हेड ऑफिस को इस बारे में पता चल चुका था और उन्होंने तुरंत उसे डांटने चिल्लाने के लिए फ़ोन किया और उसे बताया कि उसे नौकरी से फायर कर दिया गया है। फिर VF के जनसंपर्क पब्लिक रिलेशंस विभाग ने बहुत तेज़ी से प्रतिक्रिया दी और ऑनलाइन लोगों से माफ़ी मांगने के लिए एक भावपूर्ण माफ़ीनामा भेजा, जिसमें कहा गया कि यह विल्सन की अपनी राय थी और इसका कंपनी से कोई लेना देना नहीं था, जो अभी भी हुआ देश से बहुत प्यार करती है, आदि आदि। VF का प्रधान कार्यालय बेहद गुस्से में था। समय के अंतर के कारण जब हुआ देश में दिन था तो प्रधान कार्यालय में रात थी।
जून की रात का समय था, इसलिए हर कोई घर पर आराम कर रहा था। अचानक उन्हें खबर मिली कि हुआ देश में कुछ गड़बड़ हो गई है। क्या ये बेवकूफ़ पागल हो गया था? चाहे आप किसी भी देश में हों, अगर आप पैसा कमाना चाहते हैं तो आप ये सीमा लक्ष्मण रेखा पार नहीं कर सकते। उस बेवकूफ़ विल्सन की इंटरनेट पर ऐसा बयान देने की हिम्मत कैसे हुई? क्या उसकी मौत आई थी? इससे पहले एक कंपनी थी जिसके निदेशक डायरेक्टर ने ऐसी ही भेदभावपूर्ण टिप्पणी की थी और हुआ देश द्वारा उसका बहिष्कार किया गया था। वह कंपनी इतनी अड़ियल कठोर थी कि उन्होंने माफ़ी न मांगने की जिद पकड़ ली और दावा किया कि वे सही थे। इसलिए हुआ देश के लोग उन्हें सबक सिखाने के लिए एकजुट हो गए। लोगों ने उनके उत्पाद खरीदना बंद कर दिया, शॉपिंग मॉल्स ने उन्हें कोई जगह सेलिंग स्पेस नहीं दी और यहाँ तक कि ई-कॉमर्स ने भी उनके बिक्री सेल्स चैनल्स रद्द कर दिए। जब सभी बिक्री चैनल रद्द हो गए तो उनका माफ़ी मांगना बेकार था। वे केवल हुआ देश से वापस ही जा सकते थे। शुरू में उन्होंने सोचा था कि जब कुछ समय बाद मामले शांत हो जाएंगे तो वे फिर से शुरुआत कर सकते हैं। फिर उन्हें पता चला कि वे पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अब जबकि वे बाहर हो गए थे, वे अंदर नहीं आ सकते थे। उन्होंने दुनिया का सबसे बड़ा बाजार खो दिया था। उस कंपनी का दयनीय बुरा अनुभव अभी भी उनके दिमाग में ताज़ा था और उस बेवकूफ़ विल्सन में ऐसी बात कहने की हिम्मत थी। अगर वह खुद को बर्बाद कैंसिल कर लेता तो कोई बात नहीं थी, लेकिन उसे पूरी कंपनी को नीचे नहीं गिराना चाहिए था। वी के अध्यक्ष प्रेसिडेंट ने तुरंत अपनी खूबसूरत महिला साथी को छोड़ा और पीआर विभाग को इस मामले से तुरंत निपटने का निर्देश दिया। इसलिए वीएफ के आधिकारिक ऑफिशियल ब्लॉग ने तुरंत एक माफ़ीनामा जारी किया और विल्सन को नौकरी से निकाल दिया। सौभाग्य से उनकी माफ़ी सही समय पर आ गई। यह मामला अभी तक उस स्तर तक नहीं पहुंचा था जिसे संभाला न जा सके। इसके अलावा विल्सन केवल कंपनी के एशिया प्रशांत क्षेत्र का प्रमुख था, न कि पूरी कंपनी का प्रवक्ता। हालांकि नेटिजन्स इंटरनेट यूजर्स अभी भी गुस्से में थे, लेकिन चूंकि कंपनी की माफ़ी समय पर और ईमानदार थी, इसलिए उन्होंने इसे स्वीकार कर लिया। अभी भी थोड़ा बहुत नुकसान था, लेकिन ये पिछली कंपनी के साथ जो हुआ था उससे बहुत बेहतर था। वीएफ की पूरी टीम गुस्से में थी। ये कमबख्त विल्सन हर किसी की कड़ी मेहनत को बर्बाद करने की कोशिश कर रहा था। विल्सन को पता चला कि वह बहुत बड़ी मुसीबत में है। भले ही उसे नौकरी से निकाल दिया गया था, फिर भी उसे घर अपने देश वापस जाकर मुकदमों चार्जेस का सामना करना पड़ेगा। आखिरकार उसने कंपनी की प्रतिष्ठा इज्जत को प्रभावित किया था और कंपनी के वित्तीय हितों पैसों को नुकसान पहुंचाया था, इसलिए कंपनी को उस पर मुकदमा करने का अधिकार था। यह उसके लिए अंत होने वाला था। इस समय वह सच में डर गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह पहले इतना गर्म दिमाग गुस्सैल क्यों हो गया था और उसने ऐसे शब्द क्यों कहे थे जिन्हें सुधारा नहीं जा सकता था। न केवल उसकी नौकरी चली गई, बल्कि वह मुकदमों का भी सामना कर रहा था और हो सकता है कि बाद में उसे कोई बेहतर नौकरी न मिल पाए। बहुत भयानक था। ये सब निशा शर्मा की वजह से हुआ था। ओह नहीं, निशा शर्मा नहीं, बल्कि कियाओ वेयू। विल्सन का दिमाग इतना भी खराब उलझा हुआ नहीं था कि वह निशा शर्मा के साथ लड़ना जारी रखे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि उसे लगा कि निशा शर्मा थोड़ी दुष्ट बुरी शापित थी। जो लोग उसके खिलाफ गए उनका अंत अच्छा नहीं हुआ, वरना वह इस हालत में क्यों होता। ये सब कियाओ वेयू की वजह से था। अगर उसने उसे निशा शर्मा का एंडोर्समेंट पाने के लिए नहीं कहा होता तो नौबत यहाँ तक कैसे पहुँचती। ये सोचकर विल्सन बेहद गुस्से में था। विल्सन का फ़ोन आने पर कियाओ वेयू उलझन में पड़ गया। विल्सन चाहता था कि वह इस मामले को सुलझाए। कियाओ वेयू हैरानी और उलझन से भरा हुआ था। पहले कियाओ हाओमिंग ने उसे निशा शर्मा के बारे में बताया था और वह इत्तेफाक से विल्सन को जानता था, क्योंकि उन दोनों के बीच कुछ निजी लेन देन व्यापारिक संबंध थे। इसीलिए उसने विल्सन से मदद मांगी थी। कियाओ हाओमिंग के लिए निशा शर्मा का दिल जीतने उसकी नज़रों में अच्छा बनने की यह एक अच्छी योजना थी, लेकिन इसका नतीजा क्या निकला। निशा शर्मा ने विल्सन के एंडोर्समेंट विज्ञापन को स्वीकार नहीं किया और फिर विल्सन की नौकरी चली गई। आखिर यह सब कैसे हो गया। कियाओ वेयू उलझन में था, लेकिन वह विल्सन के गुस्से को नहीं रोक सका। इस पूरी घटना की वजह से विल्सन को सच में बहुत नुकसान उठाना पड़ा था। हालांकि उसकी यह हालत इसलिए हुई क्योंकि वह अपना गुस्सा काबू नहीं कर पाया और उसने कुछ बुरे शब्द कहे, लेकिन अगर कियाओ वेयू न होता तो शुरुआत में उसकी यह नौबत ही नहीं आती। अपने देश वापस लौटने पर उसे जिन समस्याओं का सामना करना पड़ेगा उनके बारे में सोचकर विल्सन चिंतित घबराया हुआ था। अभी भले ही वह बेरोजगार था, लेकिन संकट टलने के बाद वह अपने अनुभव से कोई दूसरी नौकरी ढूंढ सकता था। हालांकि अगर उसे जेल जाना पड़ा तो यह बहुत ज़्यादा गंभीर बात थी। इसलिए गुस्से में आकर उसने कियाओ वेयू को धमकी दी कि अगर उसने इस मामले को सुलझाने में मदद नहीं की तो वे सब बर्बाद हो जाएंगे। बेशक विल्सन कियाओ वेयू को धमकी दे रहा था कि अगर उनके सारे मामले काले कारनामे उजागर हो गए तो हर किसी का खेल खत्म हो जाएगा। उसे इस मामले को ठीक करने के लिए कियाओ वेयू से मदद लेनी ही थी।
विल्सन की धमकी मिलने के बाद कियाओ वेयू भी चिंतित घबरा गया। वे विल्सन को अपने व्यापारिक लेन देन की वजह से जानते थे। जहां तक इस तथाकथित व्यापार का सवाल था, यह कोई ऐसी चीज नहीं थी जिसे सार्वजनिक सबके सामने किया जा सके। सामान्य समय में विल्सन ये बातें किसी को नहीं बताता। आखिरकार ये गैरकानूनी अवैध था। हालांकि विल्सन बहुत बड़ी मुसीबत में था और एक विनाशकारी अंत का सामना कर रहा था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह उनके लिए भी चीजें आसान नहीं रहने देता। कियाओ वेयू चिंतित था, लेकिन मदद के लिए ज़ोऊ झेंग के पास जाने के अलावा उसके पास कोई विकल्प नहीं था। तुमने क्या कहा? कियाओ वेयू की बात स्पष्टीकरण सुनने के बाद ज़ोऊ झेंग का चेहरा गंभीर सख्त हो गया। उस बेवकूफ़ विदेशी ने क्या कहा? अगर विल्सन सच में उन्हें पुलिस के हवाले कर देता तो वे भी बहुत बड़ी मुसीबत में पड़ जाते। हाँ, कियाओ वेयू थोड़ा झेपा हुआ शर्मिंदा था। मुझे भी नहीं लगा था कि वह ऐसा करेगा। ज़ोऊ झेंग की आंखें गुस्से से बाहर आने वाली थीं। मुझे सब कुछ बताओ, कुछ भी मत छिपाना। वैसे भी कियाओ वेयू ने अभी जो कहा उस पर उसे विश्वास नहीं हुआ था। जरूर इसमें कुछ और भी बात होगी। कियाओ वेयू एक पल के लिए लड़खड़ाया, हिचकिचाया, उसकी नज़रें इधर उधर भटकने लगी, लेकिन अंत में उसने अपने दांत पीसे और पूरी कहानी बता दी। मैंने उससे एक एंडोर्समेंट विज्ञापन देने में मदद करने के लिए कहा था, और फिर कियाओ वेयू की बातें सुनने के बाद ज़ोऊ झेंग का चेहरा स्याह पड़ गया, बादलों की तरह घिर गया। उसने सच में नहीं सोचा था कि कियाओ वेयू इतना बेवकूफ़ मूर्ख हो सकता है। वह चीज़ों को इतना कैसे बिगाड़ गड़बड़ कर सकता था। उसने उसे पहले ही बताया था कि उसे शांत चुप रहना चाहिए और उनके मामले उजागर नहीं होने चाहिए। किसने सोचा होगा कि सिर्फ एक औरत की वजह से बात यहाँ तक पहुँच जाएगी? एक मिनट रुको, तुमने उस ब्रांड का नाम क्या बताया? ज़ोऊ झेंग कोई महिला नहीं था और उसे अपने लुक्स दिखावट की कोई खास परवाह नहीं थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे स्किन केयर उत्पादों और ऐसी चीज़ों के बारे में कुछ भी पता नहीं होगा। इसलिए भले ही होंग्यान यूथ मशहूर था, उसे इसके बारे में नहीं पता था। हालांकि ये ब्रांड थोड़ा जाना पहचाना लग रहा था। होंग्यान यूथ, कियाओ वेयू ने बाद में इसकी छानबीन की थी, इसलिए स्वाभाविक रूप से उसे पता था कि यहाँ क्या चल रहा है। होंग्यान यूथ, ज़ोऊ झेंग ने अपनी भौहें सिकुड़ी। ये किसकी कंपनी है? ऐसा लगता है कि यह लियू मानहोंग से जुड़ी हुई है। यह कोई रहस्य छुपी हुई बात नहीं थी, इसलिए कियाओ वेयू को इसके बारे में पता था। लियू मानहोंग, ज़ोऊ झेंग के चेहरे के भाव बदल गए। लियू मानहोंग ज़ोऊ झेंग की पूर्व पत्नी थी और एक ऐसी महिला जिसे वह कभी नहीं भूल पाया था। आखिरकार जब वह तब धोखाधड़ी चीटिंग करते हुए पकड़ा गया था, तो लियू मानहोंग ने उसे छोड़ने का बहुत ही निर्णायक फैसला लिया था और इसी वजह से उसे भुला पाना थोड़ा मुश्किल था। इसलिए बाद में चाहे कितनी भी महिलाएं आईं, वह लियू मानहोंग को नहीं भूल सका। 2 महीने पहले उसने लियू मानहोंग को देखा था, लेकिन वह मुलाकात सुखद नहीं थी। उसके बाद उसने लियू मानहोंग से मिलने के मौके ढूंढे थे, लेकिन हमेशा उसे मना कर दिया गया। उसे अपने काम भी करने थे, इसलिए उसने उसका पीछा करना जारी नहीं रखा। उसे उम्मीद नहीं थी कि लियू मानहोंग ने एक कंपनी खोल ली होगी। इसके अलावा अब इस मामले ने विल्सन को भी इसमें घसीट लिया था। ज़ोऊ झेंग अपनी भौहें सिकुड़े बिना नहीं रह सका। उसे हमेशा लगता था कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। उसके मन में एक षड्यंत्र का सिद्धांत आने लगा। लियू मानहोंग ने विल्सन को निशाना नहीं बनाया हो सकता, क्योंकि वह जानती थी कि विल्सन के उनके साथ लेन देन, व्यापारिक संबंध थे, है ना? जैसे ही यह विचार उसके मन में आया, उसने तुरंत अपना सिर हिलाया और इसे नकार दिया। यह असंभव था। हालांकि वे विल्सन को जानते थे, लेकिन उनके जैसे लोगों के दोस्त पूरी दुनिया में थे। लियू मानहोंग हर एक को निशाना नहीं बना सकती थी, है ना? बेशक ज़ोऊ झेंग को एक बात माननी पड़ी, लियू मानहोंग ने कभी उसे राहत नहीं दी थी, और किसी भी चीज़ के लिए उसे विशेष रूप से निशाना बनाना तो बहुत दूर की बात थी। इसलिए यह घटना सिर्फ एक संयोग ही होनी चाहिए। उसे बस उम्मीद नहीं थी कि यह इतना बड़ा संयोग हो सकता है। पुराने ज़ोऊ अब आगे क्या? कियाओ वेयू ने थोड़ा घबराते हुए ज़ोऊ झेंग की ओर देखा। विल्सन को शांत करना आसान नहीं है। ज़ोऊ झेंग ने अपनी आंखें घुमाईं। तुमने गड़बड़ ही क्यों की? मैंने तुमसे ठीक से रहने के लिए कहा था। ज़ोऊ झेंग गुस्से से लगभग मरने ही वाला था। वह जानता था कि कियाओ वेयू जैसे लोग अशांत बेचैन होते हैं, लेकिन उसने नहीं सोचा था कि वह इतनी बड़ी गड़बड़ कर सकता है। अगर उन्होंने विल्सन की मदद नहीं की और उसने उनकी रिपोर्ट कर दी, तो ये सब खत्म हो जाएगा। भले ही वे तैयारी कर लेते और इस बार बच निकलते, लेकिन बाद में उन्हें अधिकारियों द्वारा निश्चित रूप से निशाना बनाया जाता। इसीलिए उन्हें इस मामले को ठीक करना ही था। मुझे बताओ कि उसे फिर से क्या चाहिए? ज़ोऊ झेंग ने कियाओ वेयू को घूर कर देखा। कियाओ वेयू ने अपनी नाक रगड़ी, थोड़ा अनिश्चित महसूस करते हुए, लेकिन फिर भी आज्ञाकारी रूप से उसने विल्सन की मांग को दोहराया। दूसरे शब्दों में, जब तक उसे जेल की सज़ा से बचाया जाता है, तब तक मामला खत्म हो जाएगा। हाँ, कियाओ वेयू ने अपना सिर हिलाया।
ठीक है, फिर मैं देख लूंगा। जब उसने इसके बारे में सोचा तो ये करना इतना कठिन नहीं था। कंपनी के आरोपों की वजह से विल्सन को जेल जाने का खतरा था। अगर कंपनी आरोप वापस ले लेती तो वह खतरे में नहीं होता। सोचने के बाद ज़ोऊ झेंग को राहत मिली कि मामला बहुत मुश्किल नहीं था। हालांकि उसने कियाओ वेयू को चेतावनी दी, मुझे दूसरी बार की ज़रूरत नहीं है, अगर अगली बार ऐसा हुआ तो हम अलग हो जाएंगे। वह इस तरह के संकट को दोबारा बर्दाश्त नहीं कर सकता था। कियाओ वेयू थोड़ा शर्मिंदा था। वह जानता था कि इस बार उससे गलती हुई थी, इसलिए उसने जल्दी से सिर हिलाया, चिंता मत करो, दूसरी बार नहीं होगा। ज़ोऊ झेंग ने एक गहरी सांस ली और उसके बाद ही वह वहां से निकला। जल्द ही विल्सन को खबर मिली कि कंपनी ने उसके खिलाफ लगाए गए आरोप वापस ले लिए हैं। विल्सन तुरंत खुशी से झूम उठा। उस स्थिति में सब कुछ ठीक हो जाएगा। हालांकि मामले को सुलझाने के बाद वह एक नई मांग करने से खुद को नहीं रोक सका। तुम्हें नौकरी ढूंढने में मदद करूं। कियाओ वेयू दंग रह गया। इस विदेशी में कितनी हिम्मत थी। वह बहुत ही बेशर्म था। हालांकि वह फिर भी ज़ोऊ झेंग के पास गया और यह मांग रखी। ज़ोऊ झेंग गुस्से से आग बबूला हो गया। उसे दुनिया का सबसे बुरा साथी मिला था। उसे कियाओ वेयू के साथ काम करने का पछतावा था। उसने मुश्किल से ही कोई पैसा कमाया था और बहुत नुकसान झेला था। जहां एक और विल्सन चिंतित था, वहीं निशा शर्मा, हुओ जिजुन और लियू मानहोंगेम के साथ होंगयान कंपनी में मीटिंग कर रही थी। पिछले 2 सप्ताह की बिक्री के आंकड़ों सेल्स फिगर्स को देखकर वे तीनों बहुत खुश थे। आंकड़े उनकी उम्मीद से भी कहीं ज्यादा थे। वास्तव में इससे पहले भी होंगयान यूथ ने बहुत अच्छी बिक्री की थी। आखिरकार उत्पादों का तत्काल तुरंत दिखने वाला असर स्वाभाविक रूप से ग्राहकों को आकर्षित करता ही था। उसके बाद विल्सन की करतूतों की वजह से होंगयान यूथ की बिक्री में और भी उछाल आया। हुआ देश के लोगों में इस क्षेत्र को लेकर गर्व की भावना थी। आखिरकार होंगयान यूथ एक बेहतरीन घरेलू देसी उत्पाद था। इसलिए विल्सन का किस्सा बाहर आने के बाद होंगयान यूथ और भी ज्यादा मशहूर हो गया और उनके ग्राहकों की संख्या और बढ़ गई। बाद में हर कोई जान गया था कि होंगयान यूथ का जादू की तरह असर होता है, इसलिए स्वाभाविक रूप से बिक्री लगातार ऊपर चढ़ती गई। इसके अलावा नियमित रेगुलर ग्राहकों के अलावा कई वीआईपी ग्राहक भी थे। ये वही ग्राहक थे जिन्होंने ब्यूटी क्लबों में कम से कम 6 अंकों लाखों में का खर्च किया था। इसलिए जब होंगयान यूथ उत्पादों को आम बाजार मास मार्केट में लॉन्च किया गया तो कंपनी ने नए उत्पाद भी पेश किए, ब्यूटी पिल्स, सौंदर्य की गोलियां, स्लिमिंग पिल्स आदि। होंगयान यूथ के उत्पाद बहुत प्रभावी थे, लेकिन कोई भी कंपनी यह गारंटी नहीं दे सकती थी कि उनके उत्पादों का उपयोग बंद करने के बाद भी परिणाम हमेशा बने रहेंगे। इसीलिए महिलाओं के चेहरों की देखभाल पैसों के दम पर होती थी। आपकी त्वचा जितनी बेहतर होगी, आप उतने ही ज्यादा पैसे खर्च करेंगे। आखिरकार प्राकृतिक रूप से सुंदर दिखने वाले लोग कम ही थे। उनमें से ज्यादातर तो पैसों के दम पर ही सुंदर बने रहते थे। होंगयान यूथ की प्रीमियम किट बहुत प्रभावी थी और लंबे समय तक असर करती थी। हालांकि अगर आप लंबे समय तक इसका उपयोग नहीं करते तो आपकी त्वचा वापस अपनी मूल अवस्था में आ जाती। इसलिए होंगयान यूथ ने ब्यूटी पिल्स जैसे उत्पाद लॉन्च किए। जहां पिछले स्किन केयर उत्पाद बाहरी उपयोग के लिए थे, वहीं ये उत्पाद आंतरिक उपचार के लिए थे। जब आपने ये गोलियां लीं तो इसने बाहरी उत्पादों को और अधिक प्रभावी बना दिया और उनका असर लंबे समय तक बनाए रखा। हालांकि ये गोलियां बहुत महंगी थीं। एक गोली की कीमत कई हजार युआन थी। अगर आप अपनी त्वचा का पूरी तरह से इलाज करना चाहते थे तो आपको और ज़्यादा पैसों की ज़रूरत थी। इसलिए ये गोलियां बड़े पैमाने पर उपलब्ध नहीं थीं, बल्कि एक ब्रोशर विवरणिका ने किसी भी प्रीमियम क्लब के सदस्यों को इन उत्पादों के बारे में जानकारी दी। जो लोग होंगयान यूथ उत्पादों पर इतने पैसे खर्च कर सकते थे, वे अमीर लोग थे जिन्हें होंगयान यूथ पर भरोसा था। इसलिए इन ग्राहकों ने ब्रोशर मिलने के तुरंत बाद ही इन्हें खरीदने का फैसला किया, जैसे कोई टोंग जो एक बार में कई बोतलें ऐसे खरीदती थी जैसे वे मुफ्त की हों। तो होंगयान यूथ की बिक्री एक चौंका देने वाले बिंदु तक पहुंच गई। हुओ जिजुन ने रिपोर्ट देखी और मुस्कुराया। उसे पहले से पता था कि होंगयान यूथ प्रभावी है और निश्चित रूप से अच्छी बिक्री होगी, लेकिन किसने सोचा था कि परिणाम उसकी कल्पना से भी कहीं ज्यादा अद्भुत होंगे। ये तो किसी चमत्कार से कम नहीं था। हालांकि इसका संबंध विल्सन से था। अगर विल्सन ने अचानक निशा शर्मा को निशाना नहीं बनाया होता तो चीजें इस तरह विकसित नहीं हुई होतीं। आमतौर पर अपनी कंपनी की तुलना दूसरी कंपनी से करके हर किसी को प्रभावित करना आसान होता था। हालांकि कोई भी इतना अपमानजनक काम नहीं करता। फिर भी विल्सन कूद पड़ा और उसे वीएफ और होंगयान यूथ की तुलना करनी पड़ी, जो कि उनके नियंत्रण से बाहर हो गई। हमें इसके लिए वीएफ का धन्यवाद करना चाहिए, अगर वे न होते तो हमने इतनी जल्दी अपना नाम नहीं बनाया होता। हुओ जिजुन मुस्कुराना बंद नहीं कर सका। अगर विल्सन यहाँ होता तो वह गुस्से से पागल हो जाता। कौन चाहता था उनका धन्यवाद?
लियू मानहोंग ने सिर हिलाया, बिल्कुल उनकी मदद के बिना हमारा होंग्यान यूथ इतनी जल्दी इतना हॉट लोकप्रिय नहीं हुआ होता। उन्होंने पहले बहुत निवेश किया था, लेकिन सिर्फ 2 सप्ताह में उन्होंने अपने पिछले निवेश की लागत वसूल कर ली थी और काफ़ी बड़ा मुनाफा कमा लिया था। ये कंपनी और निशा शर्मा दोनों के लिए फ़ायदे का सौदा था। हालांकि लोग यह नहीं जानते थे कि निशा शर्मा भी कंपनी की शेयर होल्डर थी, लेकिन वह होंग्यान यूथ की प्रवक्ता स्पोक्सपर्सन तो थी ही। इस घटना के बाद से उसकी लोकप्रियता आसमान छू गई थी। अब लोगों के होंग्यान यूथ खरीदने और इसके असर के बारे में जानने के बाद वे जल्दी ही ब्रांड के वफादार फैंस बन गए थे। ये थोड़ा महंगा था, लेकिन ये काम करता था। जिन लोगों ने दूसरी जगहों पर पैसे खर्च किए लेकिन कोई परिणाम नहीं मिला, उनके लिए होंग्यान यूथ उनके पैसों का सही मूल्य वैल्यू था। कई लोगों ने पहले निशा शर्मा का मजाक उड़ाया था कि उसे ब्यूटी इंडस्ट्री द्वारा ब्लैकलिस्ट कर दिया गया है। अब उसने उन्हें करारा तमाचा जड़ दिया था। ये बहुत ही शानदार था। निशा शर्मा के फैंस इन दिनों बहुत उत्साहित थे। वह उनकी निशा दीदी थी, वह कमाल की थी। वैसे एक दोस्त ने मुझसे पहले पूछा था कि क्या मैं विदेशों में काउंटर खोलना चाहता हूँ, हुओ जिजुन ने कहा। विदेशों में? हाँ, हुओ जिजुन ने सिर हिलाया। हमारा होंग्यान यूथ न केवल घर देश में प्रसिद्ध है, बल्कि विदेशों में भी। विदेश में मेरी एक दोस्त ने मुझसे पूछा कि क्या मैं वहाँ कंपनी खोल सकता हूँ, क्योंकि वह भी इसे खरीदना चाहती है। हुओ जिजुन की मुस्कान बहुत उज्ज्वल थी। वह विदेशों में होंग्यान यूथ खरीदना चाहती है और उसे इसके लिए किसी को ढूंढना पड़ता है, जो आसान नहीं है। आमतौर पर हुआ देश लोग अंतर्राष्ट्रीय उत्पाद खरीदने के लिए विदेश में रहने वाले दोस्तों को ढूंढते थे। इसका उल्टा बहुत कम ही होता था। हालांकि वह उसे एक सेट भेज सकता था, लेकिन कुछ महीनों में ये खत्म हो जाता। क्या उसे फिर से दूसरा सेट भेजना पड़ता? वे सिर्फ साधारण दोस्त थे, इस तरह संघर्ष इतनी मेहनत करने की कोई ज़रूरत नहीं थी। इसके अलावा अगर दूसरे लोग भी उत्पाद खरीदना चाहते तो हो जिजुन हर किसी के लिए इतने सारे सेट नहीं जुटा पाता। मुझे लगता है कि हम विदेश जा सकते हैं, लियू मानहोंग ने सिर हिलाया। लेकिन हमें पहले थोड़ा इंतज़ार करना होगा। वे तुरंत विस्तार एक्सपेंशन कर सकते थे, लेकिन जल्दबाजी में विस्तार करने से समस्याएं होने की संभावना रहती थी। हालांकि उन्हें होंग्यान यूथ पर भरोसा था, लेकिन कौन गारंटी दे सकता था कि बाद में समस्याएं नहीं होंगी। इसीलिए स्थिर तरीके से आगे बढ़ना बेहतर था। निशा शर्मा ने सिर हिलाया, कोई जल्दबाजी नहीं है। चलो पहले हुआ देश के अन्य शहरों में काउंटर खोलते हैं। चूंकि उन सभी ने ऐसा कहा तो हो जिजुन धीरे धीरे शांत हो गया। ठीक है, फिर हम जल्दबाजी नहीं करेंगे। तीनों के कंपनी के बारे में बात करने के बाद निशा शर्मा और लियू मानहोंग वहां से चले गए। कंपनी अब हो जिजुन के हाथों में थी और निशा शर्मा तथा लियू मानहोंग के पास अपना खुद का काम था। काम उनके बीच बांट दिया गया था और वे साथ मिलकर काम करके खुश थे। जब वे चले गए तो हो जिजुन अपने कार्यालय से बाहर आया और मुख्य कार्यालय की ओर गया, और उत्साह से काम कर रहे कर्मचारियों को देखकर उसकी मुस्कान और गहरी हो गई। उनकी फैक्ट्री कहीं और थी और वे अब अपनी प्रोडक्शन लाइन, उत्पादन लाइन का विस्तार कर रहे थे। होंग्यान यूथ की बिक्री आसमान छू रही थी और पिछली प्रोडक्शन लाइन का बोझ उठाना अब मुश्किल हो रहा था। इसलिए फिलहाल के लिए वे विदेश नहीं जा सकते थे। वापस कार्यालय में हुओ जिजुन का मूड बहुत अच्छा था। उसने इतने वर्षों तक कड़ी मेहनत की थी और यह पहली बार था जब उसे इतनी बड़ी उपलब्धि, सफलता का एहसास हुआ था। वह हुओ परिवार का एक सदस्य था। हालांकि वह हुओ परिवार का उत्तराधिकारी वारिस नहीं था और उसे अपने दम पर ही सब कुछ बनाना था। अगर अब यह अच्छी तरह से विकसित हो गया तो बाद में यह निश्चित रूप से और भी बेहतर होगा। उसने कंप्यूटर पर नंबरों की ओर देखा और एक बड़ी मुस्कान दी। जब वह खुश था तभी फ़ोन बज उठा। उस पर लिखे नाम को देखकर उसकी मुस्कान गायब हो गई। फ़ोन उठाने से पहले उसने थोड़ी देर बजने का इंतज़ार किया। हेलो, मैं तुम्हारा बड़ा चाचा एल्डेस्ट अंकल हूँ। घर आओ, मुझे तुमसे कुछ कहना है। दूसरी तरफ से एक अधिकारपूर्ण आवाज़ आई। ठीक है। हुओ जिजुन के चेहरे के भाव कुछ ठीक नहीं थे, लेकिन फिर भी वह सहमत हो गया। उसे हैरानी तब हुई जब घर वापस जाने के बाद उसका सामना एक ऐसी चीज़ से हुआ जिसने उसे गुस्से और निःशब्द अवाक कर दिया। होंग्यान कंपनी को चलाने के लिए कियाओ जिफेंग को ढूंढ। हुओ जिजुन ने अपने सामने खड़े दो लोगों की ओर अविश्वास और गुस्से से देखा। हुओ जिजुन को मूल रूप से लगा था कि घर पर कुछ महत्वपूर्ण चल रहा है, इसीलिए उसे वापस आना पड़ा। हालांकि वापस आते ही उसने इतनी बेतुकी बातें सुन लीं। होंग्यान कंपनी का कार्यभार कियाओ जिफेंग को सौंप दूं। कितनी हास्यास्पद बात है। हुओ जिजुन के गुस्से और झटके ने दूसरे पक्ष, सामने वाले लोगों को भी नाराज कर दिया। 50 की उम्र के एक व्यक्ति ने मेज पर हाथ मारा। ये परिवार का फैसला है। इसका मतलब यह था कि हुओ जिजुन इस फैसले के खिलाफ नहीं जा सकता था। हुओ जिजुन ने उन्हें अविश्वसनीय नज़रों से देखा। यह फैसला किसने लिया? दादाजी ने, या आप लोगों ने खुद?
बेशक ये दादाजी का फैसला है, 30 साल के एक व्यक्ति ने, जो कुछ हद तक हुओ ज़िजुन जैसा दिखता था, अपनी भौहें सिकोड़ते हुए कहा। ये दादाजी का फैसला है और हमारी चर्चा के बाद ये हर किसी का सामूहिक निर्णय है। चिंता मत करो, मैं तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करूंगा। उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हुओ ज़िजुन को ये बात और भी ज़्यादा अविश्वसनीय लगी। उन्होंने उसे कंपनी का कार्यभार सौंपने के लिए वापस बुलाया और फिर कह रहे हैं कि वे उसके साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। उनमें ये कहने की हिम्मत कहाँ से आई? वह इतने लंबे समय से शाही राजधानी में नहीं था और अब जाकर उसे एहसास हुआ कि वे कितने बेशर्म हो गए हैं। मैं दादाजी से मिलना चाहता हूँ। उसने कुछ गहरी सांसें लीं और अपने दिल के गुस्से को दबाया। मुझे दादाजी से बात करनी है। हुओ ज़िफेंग ने उस पर भौहें सिकोड़ी। ऐसा नहीं है कि तुम नहीं जानते कि दादाजी की तबीयत ठीक नहीं है, ये एक छोटा सा मामला है, उन्हें परेशान करने की ज़रूरत नहीं है। हुओ परिवार एक चिकित्सा डॉक्टरों का परिवार था और उन्होंने चीनी और पश्चिमी दोनों चिकित्सा पद्धतियों के लिए कई डॉक्टर दिए थे। हालांकि पिछले कुछ वर्षों में चीनी चिकित्सा में गिरावट आई थी और लोग पश्चिमी चिकित्सा पर ज़्यादा ध्यान देने लगे थे। फिर भी चाहे कोई भी डॉक्टर क्यों न हो, वे सभी बीमारियों का इलाज नहीं कर सकते थे। हुओ परिवार का मुखिया दादाजी इस साल 80 वर्ष से अधिक का था और उसकी सेहत धीरे धीरे गिर रही थी। परिवार आमतौर पर उसे छोटी मोटी घटनाओं के बारे में सूचित नहीं करता था ताकि उसे परेशान न किया जाए। उसकी सेहत ठीक नहीं थी और कोई भी दवा उसे रिकवर करने में मदद नहीं कर सकती थी। इसलिए परिवार के कामकाज धीरे धीरे अगली पीढ़ी को सौंपे जा रहे थे। हुओ परिवार के 3 बेटे थे। हुओ ज़िजुन, हुओ ज़ेन तीसरे बेटे का बेटा था। हुओ ज़िफेंग का पिता हुओ ज़ान सबसे बड़ा बेटा था और अंततः वही परिवार का मुखिया बनता। दूसरे सबसे बड़े बेटे की जुड़वां बेटियां थीं और वह विदेश चला गया था। हालांकि दादाजी अभी भी परिवार के मुखिया थे और कई चीज़ों पर उनसे सलाह ली जाती थी, लेकिन हर कोई जानता था कि भविष्य में हुओ परिवार हुओ ज़िफेंग और उसके पिता हुओ ज़ान का होगा। हालांकि हुओ ज़ान और हुओ ज़िफेंग बहुत अच्छे स्वभाव के लोग नहीं थे। इसके विपरीत वे बहुत दबंग थे। इसलिए हुओ ज़िजुन घर पर रहकर उनके रवैये का शिकार नहीं बनना चाहता था। उसने उनसे दूर रहने के लिए जीसीटी की शाखा कंपनी को संभालने का विकल्प चुना था। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि जब वह शांति से अपना काम कर रहा होगा तो कंपनी को उनसे छीन लिया जाएगा। हुओ ज़ान ने हुओ ज़िजुन की ओर देखा और नर्म आवाज़ में कहा, हम सभी जानते हैं कि तुम कितनी मेहनत करते हो, इसलिए हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। हम अभी भी तुम्हें 5% शेयर हिस्सेदारी दे देंगे। 5% शेयर। हुओ ज़िजुन जोर से हंसते हंसते बचा। उसके पास 30% शेयर थे और अब वे उसे 5% देकर ऐसा जता रहे थे जैसे वे उस पर कोई एहसान कर रहे हों। वे इसे लेकर घमंडी भी दिख रहे थे। उनकी हिम्मत कैसे हुई? हुओ ज़िफेंग ने अपना सिर हिलाया। होंग्यान काफ़ी अच्छा विकास कर रहा है। अगर तुम इसका विस्तार जारी रखना चाहते हो तो फंड्स पैसे की कमी होगी। हम अपनी तरफ से इसका ध्यान रखेंगे। हुओ ज़िजुन ने अपने मुंह का कोना घुमाया। माफ़ कीजिए, होंग्यान के लिए फंड्स की कमी जैसी कोई चीज़ नहीं थी। अन्य कंपनियों के विपरीत होंग्यान कंपनी ने R&D अनुसंधान में ज़्यादा निवेश नहीं किया था क्योंकि निशा शर्मा एल उस हिस्से को संभाल रही थी। उनकी रिसर्च लैब मुख्य रूप से उन उपचारों रेमेडीज़ की सुरक्षा का परीक्षण करती थी जो वह निशा सामने लाती थी। अगर कंपनियां कोई अच्छा उत्पाद विकसित करना चाहती थीं तो ये कहना मुश्किल था कि उन्हें कितने परीक्षण करने पड़ते थे। इसलिए इस क्षेत्र में भारी निवेश की हमेशा आवश्यकता होती थी। कुछ ब्रांड इतने महंगे क्यों थे? ब्रांड वैल्यू के अलावा कीमत अनुसंधान रिसर्च की लागत को वसूलने में मदद करती थी। पर्याप्त R&D लागत के बिना कोई अच्छा उत्पाद कौन बना सकता था? होंग्यान यूथ के अविश्वसनीय असर का अनुभव करने के बाद लोगों ने इसकी कीमतों का मजाक उड़ाना बंद कर दिया, ये सोचकर कि यह उचित जायज़ था। कंपनी ने इसे इतनी ऊंची कीमत पर बेचने के लिए अनुसंधान और विकास में निश्चित रूप से बहुत सारा पैसा निवेश किया होगा। हालांकि ये पैसे वसूल था। यही कारण था कि होंग्यान कंपनी जल्दी मुनाफा कमाने में सक्षम थी। अनुसंधान और विकास एक उत्पाद की लागत का सबसे बड़ा घटक हिस्सा था और इस क्षेत्र में बहुत कम निवेश के साथ कंपनी स्वाभाविक रूप से बहुत पैसा कमा रही थी। फिर भी किसी और को यह नहीं पता था। आखिरकार वे अपने शून्य लागत वाले R&D के बारे में धींगे नहीं मारते थे। हुओ ज़िफेंग और हुओ ज़ान के लिए अगर उन्होंने अनुसंधान और विकास में बहुत पैसा लगाया होता तो कंपनी बहुत ज़्यादा नहीं कमा पाती। बढ़ने के लिए उन्हें और निवेश करना पड़ता और फंड्स पैसे की कमी हो सकती थी। हालांकि होंग्यान यूथ बहुत अच्छा प्रदर्शन कर रहा था और जब तक वे उस गति मोमेंटम को बनाए रखते, ये निश्चित रूप से बाद में पैसा कमा लेता। ये तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी थी। इसीलिए उन्होंने हुओ ज़िजुन को वापस बुलाया और उससे कंपनी सौंपने के लिए कहा। ज़रूरत नहीं है, मैं इसे खुद संभाल लूंगा, हुओ ज़िजुन ने एक बनावटी मुस्कान के साथ कहा। ज़िजुन,
हो जान ने उसे एक प्रभावशाली रोबदार अभिव्यक्ति के साथ देखा। ये परिवार का फैसला है, तुम चाहो या न चाहो तुम इसे बदल नहीं सकते। हो जिफेंग भी बहस में शामिल हो गया, इसके अलावा यह एक पारिवारिक संपत्ति है, इसलिए स्वाभाविक रूप से इसे परिवार को ही संभालना चाहिए। हो जिजुन जोर से हंसते हंसते बचा, किसने तुमसे कहा कि यह परिवार की संपत्ति है? क्या ये भी कहने की जरूरत है? हो जिफेंग ने नाराजगी से पूछा। यह जरूर वह कंपनी है जिसे दादाजी ने तुम्हें स्थापित करने में मदद की थी, वरना हो जिजुन में ऐसी कंपनी स्थापित करने और इतना पैसा कमाने की क्षमता कैसे आए, वह भी इतने लाभदायक भविष्य वाली। हो जिजुन को आखिरकार समझ में आया कि वे उसे तुरंत कंपनी सौंपने के लिए क्यों कह रहे थे। उन्हें लगा कि ये दादाजी द्वारा दी गई संपत्ति थी। अभिमानी और दबंग पिता और पुत्र की राय में जो परिवार का था वह उनका था। कोई आश्चर्य नहीं कि वे इतने धर्मी नैतिक रूप से सही बने फिर रहे थे। हो जिजुन ने एक गहरी सांस ली, मुझे खेद है लेकिन इस कंपनी का दादाजी से कोई लेना देना नहीं है। हो जान और हो जिफेंग पिता और पुत्र तुरंत अपनी आंखें फाड़कर एक दूसरे को घूरने लगे। असंभव, यह असंभव क्यों है? हो जिजुन हंसा, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह वह कंपनी है जो दादाजी ने मुझे दी है? और उसने व्यंग्यात्मक रूप से उनकी ओर देखा। अगर हो परिवार के पास ऐसी कंपनी होती तो दादाजी ने इसे तुम लोगों को क्यों नहीं दिया? इससे उन दोनों के चेहरों पर कड़वाहट आ गई। क्या वह तंज कस रहा था? अगर तुम लोग कंपनी के बारे में जानना चाहते हो तो दादाजी के पास जा सकते हो और स्पष्टीकरण मांग सकते हो। हो जिजुन ने उन्हें देखा और उपहास किया, लेकिन मैं गारंटी देता हूं कि इस कंपनी का तुम लोगों से कोई लेना देना नहीं है। दोनों आदमी अंततः पीले बेबस पड़ गए। अशिष्ट, हो जिजुन जोर से हंसते हंसते बचा। अशिष्ट, क्या उन्हें लगता था कि वे सम्राट हैं जो दिन भर अशिष्ट चिल्लाते रहते थे? हो जिजुन ने मन ही मन उनका मजाक उड़ाया, फिर उन्हें देखा। माफ कीजिए, मुझे कंपनी में कुछ काम है, मुझे वापस जाना होगा। ये कहने के बाद उन दोनों की प्रतिक्रिया का इंतजार किए बिना वह मुड़ा और चल दिया। पिता और पुत्र ने एक दूसरे को देखा और अपनी बाहें सिकोड़ने से खुद को नहीं रोक सके। कंपनी का मालिकाना हक हो परिवार के पास नहीं था, ये हो ही नहीं सकता। हो जिजुन ने सोचा था कि कंपनी के बारे में पूछने के बाद मामला सुलझ जाएगा, लेकिन अप्रत्याशित रूप से उस रात उसे एक और फोन कॉल आया। इस बार उसके पिता का फोन था। जल्दी करो और कंपनी अपने भाई को दे दो। अपने पिता की बातें सुनकर हो जिजुन ने अपने होंठ भींचे और एक गहरी सांस ली, अपना गुस्सा दबाया और फिर बोला, यह मेरी अपनी कंपनी है, इसका परिवार से कोई लेना देना नहीं है, किसी के पास भी मुझे ये कंपनी देने के लिए मजबूर करने का हक नहीं है। बकवास, हो जेन गुस्से में चिल्लाया। तुम्हें अपने से बड़ों से इस तरह बात करना किसने सिखाया? हो जिजुन इतना गुस्सा था कि उसकी आंखें लाल हो गईं। बड़े, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम मेरे पिता हो? मुझे लगा तुम कियाओ जिफेंग के पिता हो। बचपन से लेकर बड़े होने तक जो कुछ भी अच्छा होता था वह सब कियाओ जिफेंग के हाथों में चला जाता था। हो जान और हो जिफेंग पिता और पुत्र की जोड़ी दोनों ही अहंकारी और दबंग थे। हो जेन एक कमजोर इंसान था जो अपने बड़े भाई हो जान के खिलाफ आवाज उठाने की हिम्मत नहीं करता था, और इससे भी बुरा यह था कि वह हो जिजुन पर भी झुकने का दबाव डालता था। सबसे हास्यास्पद बात तो ये थी कि वह हो जिजुन के सामने अपनी धाक जमाता था। बड़े होने के दौरान उसने इतना कुछ देखा था कि वह अपने पिता का बिल्कुल भी सम्मान नहीं करता था। इसमें उसकी कोई गलती नहीं थी, क्योंकि हो जेन ने उसे बहुत बार निराश किया था। हो जिजुन की पीढ़ी में 4 बच्चे थे, 2 बेटे और 2 बेटियां। दोनों बेटियों की शादी हो चुकी थी और वह और हो जिफेंग ही इकलौते लड़के थे। वास्तव में हो जिजुन काफ़ी सक्षम था। अगर कुछ कहें तो वह हो जिफेंग से कहीं ज़्यादा मजबूत था। हालांकि उसकी किस्मत खराब थी कि उसे ऐसे माता पिता मिले जो उसे हमेशा पीछे खींचते रहे। हर बार जब वह दिखाता कि वह अपने हक के लिए लड़ना चाहता है तो उसके माता पिता घबरा जाते और तुरंत उसे पीछे खींच लेते, उससे कहते कि अपने भाई से मत लड़ो। यहाँ तक कि अपने दादाजी के सामने भी वह हो जिफेंग से बेहतर प्रदर्शन नहीं कर सकता था, वरना उसे अच्छी खासी मार पड़ती। जब तक वह विरोध करने लायक हुआ तब तक स्थिति बहुत खराब हो चुकी थी। इसलिए अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद वह बस शाही राजधानी में नहीं रहना चाहता था और वह दूर जी सिटी भाग गया। नज़र से दूर तो दिल से दूर। आमतौर पर उसके माता पिता उसे फ़ोन करने की भी जहमत नहीं उठाते थे, लेकिन आज कंपनी की खातिर उन्होंने असल में फ़ोन किया। कितना दुर्लभ। हो जिजुन का मन किया कि वह पूछे कि क्या वह उनका असली बेटा है या नहीं। क्या इस दुनिया में ऐसे भी अजीब माता पिता होते हैं? हो जेन की प्रतिक्रिया ने हो जिजुन को दुनिया की अजीबोगरीब सच्चाई दिखा दी थी। तुम क्या बकवास कर रहे हो जेन गुस्से में था। अगर मैं तुम्हारा पिता नहीं हूं तो तुम्हारा पिता कौन है? हाँ, हो जिजुन का जवाब सिर्फ एक शब्द था।
हो ज़ेन फिर से गुस्सा हो गया, लेकिन आज उसे जो काम था उसे याद करते हुए उसने अपना गुस्सा काबू में किया और कहा, हम आखिरकार एक परिवार हैं और तुम्हारा बड़ा भाई तुमसे कहीं ज़्यादा काबिल है। वह कंपनी संभाल सकता है और तुम थोड़ा आराम कर सकते हो। इन बातों ने हुओ ज़िजुन को हंसने पर मजबूर कर दिया। देखा, यही था उसका पिता। हुओ ज़ेन के लिए हुओ ज़ान और हुओ ज़िफेंग ही हुओ परिवार के सबसे अच्छे लोग थे। बाकी सब कचरा थे। खैर, हुओ ज़ेन जो चाहे सोच सकता था। वह अपने पिता के गहरे बैठे हुए विश्वासों मान्यताओं को बदलना नहीं चाहता था। जब तक वह उसे परेशान नहीं करते कोई बात नहीं थी, लेकिन चीज़ें वैसी नहीं थी जैसी होनी चाहिए थीं। नहीं, मैं इसे खुद संभाल सकता हूँ, हुओ ज़िजुन ने मना कर दिया। तुम, हुओ ज़ेन गुस्से में था। ये बच्चा ना कैसे कह सकता था। तुम कंपनी अपने बड़े भाई को देने के बाद वापस आ सकते हो। तुम्हारे बड़े चाचा एल्डेस्ट अंकल ने कहा है कि वह तुम्हें संभालने के लिए चांगिया कंपनी दे सकते हैं। एक छोटी कंपनी के बदले एक बड़ी कंपनी, ये तुम्हारे लिए फ़ायदे का सौदा है। हुओ ज़िजुन में अब गुस्सा होने की ऊर्जा भी नहीं बची थी। चांगिया कंपनी घाटे में चल रही थी और बंद होने की कगार पर थी। क्या शानदार सौदा था। मुझ पर एहसान करने की ज़रूरत नहीं है, मुझे कड़ी मेहनत करना पसंद है। खैर, बहुत देर हो चुकी है, मैं सोने जा रहा हूँ। शुभ रात्रि। दूसरी तरफ से कुछ बोलने का इंतज़ार किए बिना उसने फ़ोन काट दिया। फ़ोन काटने के बाद हुओ ज़िजुन ने एक गहरी सांस ली और संयमित होकर अपनी आंखें बंद कर लीं। जब उसने दोबारा आंखें खोलीं तो उसकी नज़रों में फिर से स्पष्टता थी और उसके हाव भाव दृढ़ थे। पिछले 20 वर्षों में वह बहुत कमज़ोर रहा था और अपने माता पिता के दबाव में रहा था। अब ऐसा दोबारा होने देने का कोई रास्ता नहीं था। यह उसकी अपनी चीज़ थी और इसका हुओ परिवार से कोई लेना देना नहीं था। वे किसी भी हाल में उसके हाथों से कंपनी नहीं छीन सकते थे। बेशक वे इसे नहीं छीन सकते थे क्योंकि उसके पास केवल 30% शेयर थे। सबसे बड़ा हिस्सा निशा शर्मा के पास था, जिसके पास 51% शेयर थे और उसी का कंपनी पर पूर्ण नियंत्रण था। दूसरे शब्दों में, कंपनी निशा शर्मा की थी। वह तो बस एक कर्मचारी वर्कर था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि होंग्यान यूथ को इतनी बड़ी सफलता निशा शर्मा की वजह से ही मिली थी। निशा शर्मा द्वारा दिए गए फॉर्मूलों के बिना होंग्यान यूथ इतनी बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकता था। नुस्खा फॉर्मूला निशा शर्मा का था, इसलिए अगर कंपनी छीन भी ली जाती तो भी वह बेकार थी। तो ये सब सिर्फ हुओ परिवार की ख्याली पुलाव मन की मुराद थी। ये सोचकर हुओ ज़िजुन ने अपने मुंह के कोने ऊपर किए और उसे व्यंग्यात्मक महसूस हुआ। हालांकि वह ये भी जानता था कि दूसरी तरफ वाले लोग इतनी आसानी से हार नहीं मानेंगे। वह बस ये कल्पना नहीं कर सकता था कि मामला इतनी जल्दी इतना गंभीर हो जाएगा। अगले दिन उसे खबर मिली कि हुओ परिवार ने उन्हें आपूर्ति सप्लाई की जाने वाली जड़ी बूटियों को बंद कर दिया है। होंग्यान यूथ का मुख्य ध्यान शुद्ध पौधों से प्राप्त फॉर्मूलों पर था जिसमें कोई रसायन नहीं मिलाया जाता था, इसलिए जड़ी बूटियों की गुणवत्ता महत्वपूर्ण थी। इससे पहले कंपनी सभी सामग्री हुओ परिवार से ही खरीदती थी। हुओ ज़िजुन के पास पहले एक हर्बल कंपनी थी जो हुओ परिवार की हर्बल कंपनी की एक सहायक कंपनी थी। हुओ ज़िजुन परिवार की हर्ब कंपनी से बाजार मूल्य पर जड़ी बूटियां खरीदता था। ये दोनों पक्षों के लिए फायदे का सौदा था। अब हुओ ज़ान ने सहायक कंपनी को की जाने वाली आपूर्ति काट दी थी। सहायक कंपनी के पास माल का कोई स्रोत नहीं था, इसलिए स्वाभाविक रूप से वह होंग्यान यूथ को आपूर्ति जारी नहीं रख सकती थी। हुओ ज़िजुन जानता था कि यह उसे नियंत्रित करने का हुओ परिवार का तरीका था। वे उस पर विश्वास नहीं करते थे जो उसने कहा था, इसलिए वे उसे धमकाने के लिए इस तरीके का इस्तेमाल कर रहे थे। भाग्य से हुओ ज़िजुन मूर्ख नहीं था। हालांकि उसने उम्मीद नहीं की थी कि उसका परिवार इतनी दूर तक जाएगा, लेकिन वह इस स्थिति के लिए तैयार था। पिछले कुछ वर्षों में जी सिटी में रहते हुए उसने अपना खुद का नेटवर्क बना लिया था। अपने काम के कारण वह उद्योग के अपने कई साथियों से मिला था। पहले वह अपने परिवार के लिए पैसे कमाना चाहता था, इसीलिए उसने सहायक कंपनी को चुना था। अब जब वो परिवार ने आपूर्ति रद्द कर दी थी तो उसके पास चुनने के लिए अन्य चैनल्स थे। अन्य आपूर्ति चैनल से संपर्क करने के बाद हुओ ज़िजुन ने राहत की सांस ली, लेकिन उसका दिल और भी ज्यादा ठंडा पत्थर हो गया। पूरा हुओ परिवार दादाजी को छोड़कर अब उसके समय के लायक नहीं था। अगर दादाजी स्वस्थ होते तो वह अभी भी उनसे मदद मांग सकता था। दादाजी की मौजूदगी में वे इस तरह से व्यवहार करने की हिम्मत नहीं करते। हालांकि दादाजी का स्वास्थ्य अब ठीक नहीं था और उसे डर था कि ये चीज़ें उनकी सेहत को बिगाड़ देंगी। वह बस यही उम्मीद कर रहा था कि हुओ ज़ान और बाकी लोग बहुत दूर तक न जाएं। शाम को उसके पिता ने फिर से फ़ोन किया। वह पूरी तरह से हुओ ज़िजुन को आज्ञाकारी बनने और कंपनी सौंप देने के लिए मनाने में लगा था। बेशक हुओ ज़िजुन ने फिर मना कर दिया। हुओ ज़ेन इतना गुस्से में था कि उसने कहा, बेहतर होगा कि तुम अपनी हद में रहो।
अगले दिन हुओ जिजुन को कुछ हर्बल आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स के फ़ोन आए। उनकी बातें सुनकर हुओ जिजुन का चेहरा अचानक फीका पड़ गया। फ़ोन काटने के बाद उसने और भी आपूर्तिकर्ताओं को फ़ोन किया। अप्रत्याशित रूप से कई कॉलों के बाद भी भले ही दूसरी तरफ वाले लोग विनम्र थे, उनका रवैया एक जैसा ही था। उन्होंने हुओ जिजुन को आपूर्ति करने से मना कर दिया। अब यह मामला छिप नहीं सकता था और निशा शर्मा तथा लियू मानहोंग दोनों को इसके बारे में पता चल गया। मुझे खेद है। हुओ जिजुन उन दोनों के सामने खड़ा हुआ। उसने गहराई से झुककर माफ़ी मांगी। माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है। निशा शर्मा जो स्थिति को समझ रही थी, उसने अपना हाथ लहराया और इस मामले के लिए उसे दोषी नहीं ठहराया। उसने पहले कियाओ यानेज्यू से हुओ जिजुन के परिवार के बारे में सुना था, इसलिए वह समझ गई थी कि हुओ जिजुन ने ऐसे अजीब परिवार में पले बड़े होने के कारण कितना कठिन समय देखा था। इस बार ये हुओ जिजुन की गलती नहीं थी। उसने अंदाज़ा लगाया कि पैसा वाकई लोगों को प्रेरित लालची करता है। अगर होंग्यान यूथ इतना अद्भुत और कीमती न होता तो यह ऐसे भेड़ियों को आकर्षित नहीं करता। निशा शर्मा ने पहले सोचा था कि कोई न कोई निश्चित रूप से कंपनी पर कब्जा करने की कोशिश करेगा, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि यह इतनी जल्दी होगा, और वह भी हुओ जिजुन के अपने परिवार की तरफ से। हुओ जिजुन अभी भी माफ़ी मांगने वाले अंदाज में था। वे आखिरकार मेरा परिवार हैं। तो क्या तुम कंपनी उन्हें सौंपना चाहते हो? बिल्कुल नहीं, हुओ जिजुन ने तुरंत कहा। तो फिर ठीक है। निशा शर्मा ने उसकी ओर देखा। ऐसा तो है नहीं कि तुम उनके साथ मिले हुए हो? परिवार खैर, इस तरह की चीज़ों को लेकर उसकी अपनी बहुत सारी भावनाएं थीं। चाहे वह पूर्व में शिया शाही हो या वर्तमान में शिया, वे उसके लिए अच्छे पिता नहीं थे। जब वह ऐसे पिताओं का सामना करती थी तो सिवाय उस समय के जब वह अपने पहले जन्म में अभी भी भोली थी और उन्हें परिवार मानती थी, अब तक वह उन्हें आसानी से अजनबी मान सकती थी। शिया जून इसलिए गुस्से में था क्योंकि वह निशा उसके प्रति इतनी उदासीन थी। इससे पहले शिया जून ने शिया क्विंगशुन को यह पद इसलिए दिया था क्योंकि उसने बड़ी मात्रा में पैसा खो दिया था। निशा शर्मा द्वारा प्रदान की गई बड़ी रकम के कारण शिया क्विंगशुन ने कंपनी को बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ाया। ये देखकर कि कंपनी वापस सामान्य हो गई है, शिया जून फिर से लालची हो गया था। दुर्भाग्य से कंपनी अब शिया क्विंगशुन द्वारा कसकर नियंत्रित की जा रही थी और शिया जून इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता था। इसने शिया जून को घर पर शिया क्विंगशुन को एहसान फरामोश कृतघ्न कहकर डांटने पर मजबूर कर दिया। इससे पहले शिया क्विंगशुन शायद मान गया होता। हालांकि इतनी सारी घटनाएं होने के बाद वह जाग गया था और जानता था कि वह अपने पिता को और अधिक छूट नहीं दे सकता। वरना कौन जानता था कि शिया जून और किसे बेचना चाहता है। हर कोई माता पिता बनने के योग्य नहीं होता। ऐसा तो नहीं है कि माता पिता बनने के लिए आपको कोई परीक्षा देनी पड़ती है, इसलिए कोई भी माता पिता बन सकता है। अंत में बच्चे ही पिसते हैं, है ना? हुओ जिजुन भी उन संतानों में से एक था जो पीड़ित थे। बचपन से ही उसे अपने माता पिता द्वारा रोका जा रहा था, बिना किसी प्रतिरोध के। अगर उसके माता पिता ने इन अन्याय के खिलाफ विद्रोह किया होता तो आज ये स्थिति नहीं होती। हुओ जान और उसका बेटा इतने बेशर्म होने की हिम्मत इसलिए कर रहे थे क्योंकि उन्हें लगा कि हुओ जिजुन निश्चित रूप से झुक जाएगा। ये हुओ जिजुन की गलती नहीं थी, यह उसके माता पिता की गलती थी। बेबे सही कह रही है, इसे अपनी गलती मानने की ज़रूरत नहीं है। चलो सोचते हैं कि इस मामले को कैसे सुलझाया जाए। लियू मानहोंग ने सिर हिलाया। हालांकि लियू मानहोंग कभी मां नहीं बनी थी, लेकिन इसका मतलब यह नहीं था कि वह नहीं जानती थी कि माता पिता को कैसा व्यवहार करना चाहिए। हुओ जिजुन माता पिता द्वारा चोट पहुंचाए जाने का एक उत्कृष्ट उदाहरण था। वह एक पीड़ित था, न कि दोषी। दोनों महिलाओं को बिल्कुल भी परवाह न करते देख हुओ जिजुन की आंखें नम हो गईं और उसका दिल गर्मजोशी से भर गया। उसे मूल रूप से लगा था कि दोनों उसे दोषी ठहराएंगी, लेकिन अप्रत्याशित रूप से वे उसे इतनी आसानी से माफ़ कर रही थीं। ये वाकई बहुत विडंबनापूर्ण था। उसके अपने परिवार ने उसे इस स्थिति में धकेल दिया था, जबकि जिन लोगों का उससे कोई लेना देना नहीं था वे उसके प्रति इतने विनम्र और क्षमाशील थे। उन दोनों ने उसकी नम आंखों को न देखने का नाटक किया क्योंकि निशा शर्मा की उंगलियां मेज़ पर थपथपा रही थीं। क्या तुम कह रहे हो कि उन जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ताओं ने हमें आपूर्ति करने से मना कर दिया है? हाँ, बिजनेस की बात आते ही हुओ जिजुन ने अपना सिर झुकाया और अपने आंसू पोंछे। फिर उसने समझाया, उन बड़े जड़ी बूटी आपूर्तिकर्ताओं ने मना कर दिया है। इस बारे में बात करते हुए वह उत्सुक था, ये पिता पुत्र की जोड़ी इतनी सक्षम कब से हो गई? हुओ जिजुन भी सोच में पड़ा था कि हुओ जान और हुओ जिफेंग पिता पुत्र आखिर इतने सक्षम कब से हो गए कि वे इतने सारे आपूर्तिकर्ताओं सप्लायर्स को होंग्यान के साथ सहयोग करने से मना करने के लिए मजबूर कर सके। हालांकि वे बहुत दबंग थे, लेकिन अपनी क्षमताओं के मामले में वे बहुत मजबूत नहीं थे। अगर हुओ जेन उसे पीछे नहीं खींच रहा होता तो हुओ जिजुन ही हुओ परिवार का उत्तराधिकारी वारिस होता।
हो जिजुन को सच में समझ नहीं आ रहा था कि अपनी उस ताकत के साथ हो जान और उसका बेटा इतनी शक्ति कैसे हासिल कर सकते हैं। निशा शर्मा ने अपनी नज़रें थोड़ी नीचे झुकाईं, उसकी उंगलियां मेज़ पर थपथपा रही थीं और उसकी अभिव्यक्ति थोड़ी उदास थी। चाहे वे किसी के भी साथ काम करें, अगर हम आगे बढ़ना चाहते हैं तो हमें दूसरे रास्ते ढूंढने होंगे। हो जिजुन ने सिर हिलाया, सच कहूं तो अगर मेरे दादाजी स्वस्थ होते तो वे इतनी मनमानी नहीं कर पाते। हो जिजुन थोड़ा असहाय था। अगर दादाजी अभी भी स्वस्थ होते तो वह उन्हें बता सकता था कि इस कंपनी का हो परिवार से कोई लेना देना नहीं है। इसके अलावा वे इतनी लापरवाही से काम करने की हिम्मत भी नहीं करते। बस अफसोस की बात यह थी कि दादाजी की सेहत ठीक नहीं थी। निशा शर्मा ने ऊपर हो जिजुन की तरफ देखा, फिर अपनी नज़रें झुका लीं। समस्या अब यह है कि हमें पहले माल का कोई आपूर्तिकर्ता सप्लायर ढूंढना होगा। हालांकि कंपनी के पास अभी भी कुछ इन्वेंट्री स्टॉक थी और वह कुछ समय के लिए काम चला सकती थी, लेकिन इसकी भरपाई करने के लिए पर्याप्त आपूर्ति के बिना उन्हें बाद में आसानी से समस्याएं हो सकती थीं। हालांकि वे कंपनियां होनग्यान के साथ सहयोग करने से मना कर रही थीं। आपूर्ति सप्लाई एक बड़ी समस्या थी। वे तीनों अभी भी समाधान पर चर्चा कर ही रहे थे कि हो जिजुन का फ़ोन फिर से बज उठा। हो जिजुन का चेहरा देखकर निशा शर्मा और लियू मानहोंग समझ गईं। क्या यह उन्हीं का फ़ोन है? हाँ, हो जिजुन ने अपना सिर हिलाया, उसका लहजा सख्त था। इसका जवाब दो और देखो कि वे क्या कहना चाहते हैं। हो जिजुन ने अपने दांत पीसे, फ़ोन उठाया और स्पीकर ऑन कर दिया। दूसरी तरफ से एक युवा अहंकारी आवाज़ आई, हो जिजुन, बेहतर होगा कि तुम समझदारी दिखाओ और कंपनी हमें सौंप दो। चिंता मत करो, हम तुम्हारे साथ बुरा व्यवहार नहीं करेंगे। अगर मैं कंपनी तुम्हें सौंप दूं तो तुम मुझे क्या दोगे? हो जिजुन ने दांत पीसते हुए पूछा। तुम्हें क्या देंगे? हो जिफेंग एक पल के लिए ठिठका और फिर बोला, क्या हमने पहले नहीं कहा था कि हम तुम्हें 5% शेयर देंगे? ये काफ़ी है ना? अब निशा शर्मा और लियू मानहोंग दोनों हंस पड़ीं। अगर उन्हें लगता था कि 5% शेयर काफ़ी हैं तो इसका मतलब था कि होनग्यान कहीं ज़्यादा मुनाफे वाली चीज़ थी। ऐसे में कंपनी को देने के लिए कौन तैयार होगा? वे कोई बेवकूफ़ तो थे नहीं। स्पष्ट था कि हो जिफेंग इस मामले को गंभीरता से नहीं ले रहा था। उनकी नज़र में हो जिजुन को इतने शेयर देना ही बहुत बड़ी बात थी। वे मूल रूप से कोई शेयर नहीं देना चाहते थे, ज़्यादा से ज़्यादा उसे कुछ लाख देकर विदा करना चाहते थे। हालांकि अगर वे ऐसा नहीं करते तो हो जिजुन निश्चित रूप से सहमत नहीं होता। इसलिए उन्होंने बहुत अनिच्छा मजबूरी से उसे शेयरों की पेशकश की। अगर मैं तुम्हें कंपनी न दूं तो क्या होगा? हो जिजुन ने पूछा। नहीं दोगे? हो जिफेंग को गुस्सा नहीं आया, बल्कि वह हंसा। अब तुम्हारे साथ काम करने को कोई कंपनी तैयार नहीं होगी, है ना? औषधीय जड़ी बूटियों के बड़े घरेलू आपूर्तिकर्ता होनग्यान के साथ सहयोग करने से डरते थे तो कंपनी विकास कैसे करेगी? उसकी अहंकारी आवाज़ सुनते हुए हो जिजुन ने एक के बाद एक गहरी सांसें लीं ताकि वह उसे गालियां न देने लगे। क्या दादाजी को पता है कि तुम ऐसा कर रहे हो? दादाजी को क्यों पता होना चाहिए? इसके अलावा अगर दादाजी को पता भी चल जाए तो क्या बदल जाएगा? हो जिफेंग घमंड से भरा था। वैसे भी अगर तुम अपना भला चाहते हो तो वैसा ही करो जैसा हम कह रहे हैं, वरना मैं गारंटी नहीं दे सकता कि बाद में मैं तुम्हें इतने शेयर भी दे पाऊंगा। अंत में उसने धमकी दी, अगर तुम नहीं चाहते तो होनग्यान सिर्फ एक छोटी सी कंपनी है, हमें इसे नष्ट करने में कोई आपत्ति नहीं है। ऐसी स्पष्ट और सीधी धमकी ने हो जिजुन को नफरत में अपने दांत पीसने पर मजबूर कर दिया। हो जिफेंग के धमकी देने के बाद उसने फ़ोन काट दिया। धत्तेरे की! हो जिजुन गुस्से में गालियां देने लगा, वह इतना नाराज था कि लगभग फ़ोन पटक ही दिया था। उसने निशा शर्मा और लियू मानहोंग की ओर माफ़ी भरे चेहरे से देखा, मुझे खेद है, ये सब मेरी वजह से है, मैंने कंपनी को मुसीबत में डाल दिया। लियू मानहोंग भी चिढ़ गई थी, वह किस तरह का इंसान है? वह ऐसी बातें कैसे कह सकता है? हालांकि होनग्यान का विकास अन्य कंपनियों की तुलना में काफ़ी सुगम था, लेकिन उन्होंने इसके लिए कड़ी मेहनत की थी। बेशक हो जिजुन ने ही सबसे ज़्यादा मेहनत की थी। निशा शर्मा ने फॉर्मूले दिए थे, जबकि हो जिजुन संचालन, ऑपरेशन और उत्पादन के लिए जिम्मेदार था और लियू मानहोंग बिक्री सेल्स का काम देखती थी। इस उत्पादन श्रृंखला में हो जिजुन ही था जिसने सबसे ज़्यादा योगदान दिया था। इसके अलावा ये पहला ऐसा व्यवसाय था जो उसका अपना था, इसलिए उसकी भावनाएं इससे जुड़ी हुई थीं। लियू मानहोंग और निशा शर्मा दोनों के पास अन्य व्यवसाय थे और उन्होंने तुलनात्मक रूप से इसमें बहुत कम मेहनत की थी, इसलिए वे हो जिजुन की तरह इतनी उत्तेजित भावुक नहीं थीं। अगर वह अभी मेरे सामने होता तो मैं उसे मार डालती। लियू मानहोंग ने मेज़ पर जोर से हाथ मारा, वह गुस्से में लग रही थी। निशा शर्मा ने कुछ नहीं कहा। उसने कुछ देर सोचा और फिर हो जिजुन की ओर देखा, तुम्हारे दादाजी को क्या बीमारी है?
हुओ जिजुन ने कड़वाहट से मुस्कुराते हुए कहा, अल्जाइमर, जिसे सीनाइल डिमेंशिया भी कहा जाता है, बुजुर्गों की इस बीमारी का इलाज हुओ परिवार भी नहीं कर सकता था। वे केवल लक्षणों को थोड़ा कम कर सकते थे। परिवार के मुखिया अब वृद्ध और भ्रमित हो चुके थे और व्यवसाय के कई मामले हाथ से निकल गए थे। जो व्यवसाय उन्होंने छोड़ दिया था उसे हुओ जान और उसके बेटे ने हड़प लिया, जो अब हुओ परिवार का नेतृत्व कर रहे थे। अल्जाइमर। निशा शर्मा कुछ देर के लिए चुप रही। अगर तुम्हारे दादाजी स्वस्थ होते तो तुम्हारे बड़े चाचा और चचेरे भाई मुसीबत पैदा नहीं कर पाते, है ना? बिल्कुल नहीं, हुओ जिजुन ने तुरंत अपना सिर हिलाया। वास्तव में मेरे दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर पिछले कुछ वर्षों में उनकी सेहत के साथ समस्या नहीं होती तो वो परिवार ऐसा न होता। हकीकत में शुरुआत में उन्होंने मुझे सलाह दी थी कि अगर मैं चाहूं तो वे मुझे वारिस उत्तराधिकारी बनने के लिए प्रशिक्षित कर सकते हैं। इस मामले के बारे में बात करते हुए हुओ जिजुन पछतावे से भर गया। उस समय हुओ जान और हुओ जिफेंग विशेष रूप से दबंग थे और मेरे माता पिता के आंसुओं के साथ मिलकर मैंने उस प्रस्ताव को अस्वीकार कर दिया। वास्तव में बूढ़े आदमी की लोगों को परखने की नज़र बहुत तेज थी। वह जानता था कि हुओ जिजुन, हुओ जिफेंग और हुओ जान से भी ज्यादा मजबूत था। हालांकि हुओ जिजुन के साथ एक समस्या थी, वह बहुत नर्म दिल का था। एक बड़े परिवार को संभालने के लिए किसी को भी नर्म दिल का नहीं होना चाहिए था। इस बीच हुओ जिजुन, जैसे ही उसके माता पिता उसके सामने रोते, वह पीछे हट जाता। वह परिवार का नेतृत्व नहीं कर सकता था। बूढ़ा आदमी अपनी निराशा के बाद केवल हुओ जिफेंग को प्रशिक्षित कर सकता था। कम से कम वह उद्यमी उत्साही तो था। हुओ जिजुन को भी शर्मिंदगी महसूस हुई, इसलिए वह जी सिटी भाग गया। यहाँ कुछ साल रहने के बाद उसके माता पिता का प्रभाव उस पर धीरे धीरे कम हो गया। वह अपना खुद का व्यवसाय शुरू करना चाहता था, इसलिए जब निशा शर्मा ने सहयोग करने की पेशकश की तो वह जल्दी ही सहमत हो गया। उसने बस यह उम्मीद नहीं की थी कि अब ऐसी स्थिति पैदा हो जाएगी। अगर वह और सख्त होता और अपने दादाजी से कमान संभालने के दबाव का सामना करता तो वह आज इतनी कठिन स्थिति में नहीं होता। उसके स्पष्टीकरण को सुनकर निशा शर्मा और लियू मानहोंग ने एक दूसरे की ओर देखा। दूसरे शब्दों में, अगर तुम्हारे दादाजी स्वस्थ होते तो वे उन्हें नियंत्रित कर सकते थे? निशा शर्मा ने पूछा। हाँ, हुओ जिजुन ने सिर हिलाया। दादाजी बहुत शक्तिशाली हैं। अगर बूढ़े आदमी को सेहत संबंधी समस्या न होती तो क्या हुओ जान और उसका बेटा इतने अहंकारी हो सकते थे? ठीक है, निशा शर्मा ने मेज थपथपाई, मैं तुम्हारे दादाजी से मिलने जाऊंगी। हुओ जिजुन पहले सन्न रह गया, फिर घूरने लगा। क्या? हुओ जिजुन दंग रह गया। निशा शर्मा ने अभी अभी क्या कहा? वह दादाजी का इलाज करने जाने वाली थी। तुम? निशा शर्मा ने सिर हिलाया, मैं जाकर देखूंगी कि तुम्हारे दादाजी की हालत कैसी है। हुओ जिजुन के मुंह का कोना फड़का। तुम सच में यही कह रही हो? बिल्कुल, निशा शर्मा ने उसकी ओर देखा, मैं भी बहुत व्यस्त हूँ। ठीक है। उसने अभी अभी एक नए शो के लिए हामी भरी है और कुछ दिनों में उसे कास्ट टीम ज्वाइन करनी होगी। उसके पास उसके साथ मजाक करने का समय कहाँ होगा। अगर वह इस मामले को निपटाना नहीं चाहती ताकि वह बिना किसी चिंता के शूटिंग शुरू कर सके तो वह हुओ जिजुन के दादाजी का इलाज करने के बारे में नहीं सोचती। अल्जाइमर एक पेचीदा बीमारी थी जिसे वर्तमान चिकित्सा कौशल हल नहीं कर पा रहे थे। हालांकि उसने जो चिकित्सा ज्ञान सीखा था वह इस दुनिया के ज्ञान से अलग था, इसलिए वह एक कोशिश तो कर ही सकती थी। हुओ जिजुन अभी भी हक्का बक्का था। तुम उसे ठीक कर सकती हो? हुओ परिवार, जहां कई लोग डॉक्टर थे और जो कई शक्तिशाली डॉक्टरों को जानते थे, वे भी यह गारंटी देने की हिम्मत नहीं कर सके कि वे इसका इलाज कर सकते हैं। वरना परिवार का मुखिया आज ऐसी हालत में नहीं होता। संभव होना चाहिए। निशा शर्मा ने कंधे उचकाए। जब तक मैं वहां जाकर उसे देख नहीं लेती तब तक मुझे पक्का पता नहीं चलेगा। यहां तक कि लियू मानहोंग भी दंग रह गई। यह अल्जाइमर रोग था और निशा शर्मा इसका इलाज कर सकती थी। हालांकि अपने शुरुआती झटके के बाद वह जल्दी ही शांत हो गई। इन दिनों निशा शर्मा ब्यूटी क्लबों में कम जाती थी, लेकिन उसके चिकित्सा कौशल की चर्चा फैल चुकी थी। उसका चिकित्सा कौशल इतना अच्छा था कि ग्राहक अपने प्रियजनों को इलाज के लिए वहां लाने लगे थे। एक पूर्व ग्राहक गर्भधारण नहीं कर पा रही थी। उसने कई डॉक्टरों को दिखाया था और बहुत सारी दवाइयां ली थीं, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। जब क्लब पहली बार खुला तब वह वहां की ग्राहक बनी थी। फिर निशा शर्मा ने उसे एक बार देखा और उसे कुछ दवाइयां लिख दीं। शायद वह सिर्फ आजमाना चाहती थी, लेकिन हैरानी की बात यह थी कि 2 महीने बाद वह सच में गर्भवती थी। जब उसे पता चला कि वह गर्भवती है तो वह और उसका पति दंग रह गए। वे इतनी बार निराश हो चुके थे कि उन्हें लगा कि वे गलतफहमी में हैं। अस्पताल में जांच करवाने के बाद डॉक्टर ने उन्हें बताया कि उनका बच्चा बहुत स्वस्थ था और ऐसा बिल्कुल नहीं लग रहा था कि गर्भधारण में कोई कठिनाई हुई थी।
यहाँ तक कि डॉक्टर भी हैरान थे क्योंकि उन्हें पहले आईवीएफ की सलाह दी गई थी, लेकिन वह बहुत कारगर नहीं रहा था। अब वह गर्भवती थी, यह किसी चमत्कार से कम नहीं था। इसके बारे में सोचने के बाद ग्राहक को यकीन हो गया कि यह निशा शर्मा की बदौलत था और उसने क्लब को प्रशंसा का एक बैनर भेजा। होमज्ञान ब्यूटी क्लब एक ब्यूटी क्लब था, लेकिन ग्राहक ने इसे एक क्लिनिक जैसा बना दिया था, जिसे देखकर सब हंसने लगे थे। इसी घटना और निशा शर्मा द्वारा ठीक की गई विभिन्न बीमारियों के कारण हर कोई जानता था कि डॉक्टर श्रेया बहुत ही कुशल थीं। ये कहा जा सकता है कि होमज्ञान ब्यूटी क्लब के इतने सुचारू रूप से विकास के लिए निशा शर्मा का चिकित्सा कौशल महत्वपूर्ण था। अगर उन्हें डॉक्टर श्रेया पर भरोसा नहीं होता तो वे ग्राहक इतने पैसे खर्च करने को तैयार नहीं होते। निशा शर्मा की क्षमता देखने के बाद लियू मानहोन को उस पर पूरा भरोसा था। बेबीएल को कोशिश करने दो, अगर यह काम नहीं करता तो हम दूसरे तरीकों के बारे में सोच सकते हैं। लियू मानहोन समझ गई थी कि निशा शर्मा क्या करना चाहती है। चोरों के सरदार को पहले पकड़ो। हालांकि यह बहुत सटीक अभिव्यक्ति नहीं थी, लेकिन इसका उपयोग करने में कुछ भी गलत नहीं था। एक बार मुखिया ठीक हो गया तो वह वो परिवार का नियंत्रण वापस पा सकता था। हुओ जान और उसके बेटे के पास उन्हें निशाना बनाने का कोई तरीका नहीं बचेगा। यह आग को जल्दी बुझाने का एक अच्छा तरीका भी था। अगर हुओ जिजुन ने अच्छा प्रदर्शन किया तो बूढ़ा आदमी शायद हुओ परिवार उसे सौंप भी दे। उस समय चीज़ें और भी आसान हो जाएंगी। ठीक है, फिर मैं तुम्हें वहां ले जाऊंगी। हुओ जिजुन ने एक पल के लिए हिचकिचाहट दिखाई, लेकिन अंत में सिर हिलाया। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए दोनों ने दोपहर की फ्लाइट बुक की और तुरंत शाही राजधानी के लिए उड़ान भर ली। परिवार के मुखिया दादाजी अब एक नर्सिंग होम में रह रहे थे, जो बेहद खूबसूरत वातावरण में था। शोर शराबे से दूर, ये स्वास्थ्य लाभ के लिए एक अच्छी जगह थी। हालांकि इसमें काफ़ी खर्चा आता था, लेकिन हुओ परिवार के लिए यह कोई बड़ी बात नहीं थी। मुखिया हुओ परिवार का आधार थे, इसलिए उनकी सेवा शुश्रूषा अच्छी होनी ही थी। हालांकि मुखिया की स्थिति लगातार गंभीर होने के बाद हुओ जान यहाँ ज़्यादा नहीं आते थे। यहाँ आने का कोई फ़ायदा नहीं था क्योंकि मुखिया शायद उन्हें पहचान भी न सकें। हुओ जान ने मुखिया से मिलने आने वाले किसी अन्य व्यक्ति को नहीं रोका। आखिरकार वे परिवार के मुखिया थे और कोई भी उन्हें देखने के लिए स्वतंत्र था। अगर कोई मुखिया को खुश करने की कोशिश भी करता तो भी यह बेकार था। मुखिया का मानसिक संतुलन सही नहीं था और वे कोई निर्णय लेने में सक्षम नहीं थे। चूंकि मुखिया के पास रहने का कोई फायदा नहीं था, इसलिए हुओ जान को किसी को मिलने से रोकने की ज़रूरत नहीं पड़ी। यही कारण था कि जब हुओ जिजुन निशा शर्मा को साथ लाया तो उसे कोई बाधा नहीं आई। इसके बावजूद हुओ जिजुन अभी भी बहुत घबराया हुआ था। ये पहली बार था जब उसने ऐसा कुछ किया था और वह इस बात को लेकर और भी ज़्यादा नर्वस था कि क्या निशा शर्मा वास्तव में मुखिया का इलाज कर पाएगी। हालांकि निशा शर्मा चिकित्सा में अत्यधिक कुशल थी, लेकिन क्या ये वास्तव में काम कर सकता था? अगर मुखिया का वास्तव में इलाज हो जाता तो हुओ परिवार की स्थिति पूरी तरह बदल जाती। हुओ जिजुन भावनाओं से भर गया था, लेकिन उसके कदम स्थिर थे और वह निशा शर्मा को मुखिया के कमरे में ले गया। दूसरों द्वारा पहचाने जाने से बचने के लिए निशा शर्मा ने अपना भेष बदल लिया था। इसलिए लोगों को पता भी नहीं चला कि यह साधारण दिखने वाली लड़की टीवी पर आने वाली कोई स्टार थी। जल्द ही वे उस विला में पहुंच गए जहां मुखिया रहते थे। हुओ परिवार अमीर था, इसलिए मुखिया सबसे अच्छे सिंगल विला में रह रहे थे, जो सभी प्रकार के उपकरणों और कई नर्सिंग स्टाफ के साथ पूरा था, जिससे ये सुनिश्चित होता था कि मुखिया आराम से रहें। हुओ जिजुन की पहचान की जांच करने के बाद चिकित्सा स्टाफ उन्हें अकेला छोड़ने के लिए कमरे से बाहर चला गया। मुखिया 80 साल के थे। उनके बाल सफ़ेद हो चुके थे, चेहरा झुर्रियों से भरा था और आंखें थोड़ी धुंधली थीं, लेकिन वे बहुत दयालु दिख रहे थे और एक अच्छे स्वभाव के मुखिया लग रहे थे। हुओ जिजुन को देखते ही वे एक पल के लिए ठिठक गए और फिर कुछ देर सिर झुकाकर सोचने के बाद उन्हें एहसास हुआ। तुम जिजुन हो? दादाजी, यह मैं हूँ। हुओ जिजुन आगे बढ़ा और मुखिया का हाथ थाम लिया। वह थोड़ा भावुक था। वह हमेशा जी सिटी में रहता था और उसके पास दादाजी को देखने के लिए वापस आने का समय नहीं था। मुखिया की वर्तमान स्थिति को देखते हुए ये तथ्य कि वे अभी भी उसे पहचान सकते थे, उसे उत्साहित और दोषी दोनों बना रहा था। जिजुन, क्या तुम अभी स्कूल से निकले हो? मुखिया की बातों ने हुओ जिजुन को एक पल के लिए रोक दिया, फिर वह हंसा। हाँ, मैं अभी स्कूल से निकला हूँ। उसका दिल बैठ गया। हालांकि दादाजी ने उसे पहचान लिया था, लेकिन वे उसके साथ ऐसा व्यवहार कर रहे थे जैसे वह अभी भी बच्चा हो। दादाजी की स्थिति वास्तव में अच्छी नहीं थी। उसे नहीं पता था कि वे कब उन्हें, अपने परिवार को, धीरे धीरे भूल जाएंगे। मुखिया हंसे, फिर उन्होंने अपने बगल में खड़ी निशा शर्मा की ओर देखा। क्या वह तुम्हारी सहपाठी क्लासमेट है? निशा शर्मा भी आगे आए और दादाजी का हाथ थाम लिया, साथ ही उनका स्वास्थ्य चेक करने लगी। नमस्ते दादाजी, मैं जिजुन की क्लासमेट हूँ। ओह,
क्लासमेट अपने माता पिता से डांट मत खाना। मुखिया को कुछ भी गलत नहीं लगा और वे हंसते रहे। जिजुन, तुम बहुत जल्दी डेटिंग रिलेशनशिप कर रहे हो। जिजुन सिर्फ हंस सका। मैं डेटिंग नहीं कर रहा हूँ। हम बाद में होमवर्क करने वाले हैं। निशा शर्मा ने उसकी ओर देखा। उसकी त्वरित प्रतिक्रिया के लिए उसे सिर हिलाकर सराहा और फिर मुखिया का स्वास्थ्य चेक करना जारी रखा। थोड़ी देर बाद उसने हाथ छोड़ दिया। जिजुन ने पूछताछ की नज़रों से उसकी ओर देखा और फिर उसका सिर हिलाते हुए देखकर उसकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। इलाज संभव था।